साथियों, स्वागत है आपका। ये दूसरा सत्र है सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की तरफ से। और ये करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं जो साथी इससे परिचित नहीं है। डॉक्टर एम जी देवसायम जी ने अपनी किताब इमरजेंसी एंड न्यू इमरजेंसी हु विल डिफेंड डेमोक्रेसी का जब अनाउंसमेंट डाला सोशलिस्ट पार्टी के ग्रुप पे, तो उन्होंने ये भी टिप्पणी कर दी साथ में कि जयप्रकाश नारायण को तो सोशलिस्ट लोगों ने ही छोड़ दिया है। और उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारी पार्टी ने तो नहीं छोड़ा है, हमारी पार्टी उनको अभी भी प्रेरणा स्रोत मानती है। अंधकार में तीन प्रकाश, गांधी लोहिया जयप्रकाश का नारा हम अभी भी लगाते हैं अपनी सभाओं में। और उसके बाद फिर एक एक करके कई टिप्पणियां आई। अपूर्वानंद जी का कहना था कि जेपी की कोई लेगेसी नहीं है, कभी वो मार्क्सिस्ट थे, कभी वो गांधीवादी हो गए, कभी वो कम्युनिस्ट लोगों को सोशलिस्ट पार्टी में ला रहे थे, कभी वो जनसंघ के साथ काम करने लगे। और अपूर्वानंद जी ने कहा कि उनके आंदोलन में तो गाय हमारी माता है, गफूर इसको खाता है, ये भी लगता था, यानी कि वो सांप्रदायिक भी था आंदोलन। तो इस तरह की टिप्पणियां आई। शुक्ला सेन जी ने कहा, बंबई में जो रहते हैं, कि जेपी ने एक भाषण में ये भी कहा कि अगर भारतीय जनसंघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। और कुर्बान अली एक तीसरा सवाल ये भी उठा रहे हैं कि गांधी और नेहरू ने तो इजराइल बनने के बाद फिलिस्तीन का ही पक्ष लिया बहुत स्पष्ट रूप से, लेकिन जेपी लोहिया जो है वो इजराइल के साथ भी उन्होंने इजराइल की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो ये सारे जो आरोप जयप्रकाश जी पे खास करके, लोहिया पे भी लग रहे हैं लेकिन जयप्रकाश जी पे खास कर ये केंद्रित हैं। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को आज बुलाया गया है, छात्रवाद संघर्ष वाहिनी के साथियों को, कि आप जरा स्पष्ट करें कि जयप्रकाश नारायण की क्या भूमिका थी। और खास करके इन तीन बातों पे जरूर अपनी टिप्पणी रखेंगे। वैसे मंथन जी ने बहुत स्पष्ट पिछला जो सत्र था प्रोफेसर आनंद कुमार का, कुमार प्रशांत जी का वो लेख का अंश पढ़ा जिसमें जयप्रकाश ने जिसके अंत में जाके कहा है फांसीवादी वाली बात, उससे बहुत स्पष्ट है कि वो सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं था, उसकी उसका पूरा एक संदर्भ है। तो अभी तक इसराइल और फिलिस्तीन वाले पे कोई बात नहीं हुई है, तो मैं चाहूंगा कि इस बैठक में उस पर भी कुछ बात हो कि क्या जयप्रकाश और लोहिया ने भी फिलिस्तीन के पक्ष में स्पष्ट भूमिका छोड़ के इसराइल का भी समर्थन करना शुरू कर दिया था। तो पहले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि दोनों लोग साथ में ही बैठे होंगे ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, राकेश रफीक भाई और डॉक्टर मीनाक्षी। तो उनमें से जो भी बोलना चाहे पहले वो बोले, और उसके बाद दूसरे बोले, और फिर जो अन्य वक्ता हैं वो एक एक करके बोलेंगे। राकेश भाई और मीनाक्षी बहन, आप माइक ऑन कर लें और अपनी बात शुरू करें। राकेश जी, सुन रहे हैं? हाँ। हाँ, शुरू करिए जी। हो गया अनम्यूट। जी जी, अनम्यूट हो गया, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही। हाँ, लेकिन फोटो नहीं दिख रहा हम लोगों का तो उसके किसी लिए का। आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। आपका कैमरा बंद है, बाकी लोगों ने तो बंद किया हुआ है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। जो लोग अच्छा। खो हाँ, जो लोग खोले हैं उनका दिखेगा आपको। मंथन जी दिख रहे होंगे, मैं दिख रहा हूँगा। नहीं, खाली आप दिख रहे हो मुझे। नहीं, मंथन जी का भी कैमरा खुला है। तो हमारा कैमरा कैसे खुलेगा? सतीनाथ चौधरी जी का भी कैमरा खुला है। तो उन्हें बताइए कैसे खुलेगा इसमें। गूगल पे तो खुल जाता है ऐसे ही। तो माइक का जो आइकॉन बना है उसके बगल में कैमरे का आइकॉन होगा, उस पर हाँ क्लिक कर दीजिए, कैमरा खुल हाँ, जाएगा। आ हाँ गया, आ गया, आ गया। हाँ, खुल गया, ठीक खुल है, गया, खुल गया। ठीक है। जी।
चलिए, तो मैं अपनी बात रखता हूं पहले। जी। देखिए, उस शताब्दी में एक नारा जो गूंजता था मार्स के बाद से, वो था, सवाल दुनिया की व्याख्या का नहीं है, बदलने का है। तो दुनिया कैसे बदलेगी, ये प्रमुख सवाल है। अब उसकी व्याख्या करने वाले जो लोग हैं, बुद्धिजीवी, तो जैसे हमारे आजादी के आंदोलन में होता था कि गांधी जी बैकवर्ड हैं या ये बात समझ नहीं रहे हैं, और पश्चिम पड़े हुए बुद्धिजीवी अपना एनालिसिस करते रहते थे। तो एक तरफ एनालिसिस ग्रुप और एक तरफ आंदोलनकारी ग्रुप। तो ये विभाजन आज भी मौजूद है। अगर एक छोटा सा आंदोलन भी कोई व्यक्ति खड़ा करता है जो जन आंदोलन की शक्ल में बदलता है, तो उसकी डायनेमिक्स दूसरी होती है। और बड़े आंदोलन में ये सब मालूम पड़ता है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते और उसके तरीके से चलते हैं। तो जयप्रकाश जी जब आंदोलन में आए, कूदे, शामिल हुए, तो उन्होंने जो है, जयप्रकाश जी ने उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या क्या करना है करने की कोशिश करी। और देखिए कि पहले, सबसे पहले एसएफआई आईएसएफ लेफ्ट वालों से बात करने की कोशिश करी कि इसमें वो शामिल हों सचेतन रूप से। वो लोग शामिल नहीं हुए। सीपीआई तो कांग्रेस के साथ थी और सीपीएम ने भी कोई सहयोग नहीं दिया। तो मैं दूसरी एक्सट्रीम की तरफ इशारा दिलाना चाहता हूं कि सत्यनारायण सिंह का जो सीपीआईएमएल का ग्रुप था, उस सत्यनारायण सिंह के ग्रुप से भी जयप्रकाश जी की बात हुई। और सत्यनारायण सिंह ग्रुप के लोग जो है, वो भी इस आंदोलन में पॉजिटिवली शामिल हुए पूरे देश में। तो एक तरफ सीपीआईएमएल का उस समय बड़ा ग्रुप था, सत्यनारायण सिंह का, वो उससे सपोर्ट भी हासिल कर रहे हैं। और आरएसएस बड़ा ग्रुप था, उससे भी सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। क्योंकि जब सत्ता से टकराने की बात आई, तो जेपी शुरू में तो ये सोचते थे कि भाई, मैं जब लड़ाई में उतरूंगा तो इंदिरा गांधी जो है थोड़ा डेमोक्रेटिक नियम्स का और चीजों का पालन करेगी। जब उन्होंने देखा कि कुछ नहीं है, तो फिर आंदोलन सफल होना है सत्ता के खिलाफ, उसकी रणनीति व्यक्ति बनाता है। तो उस पर हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमें उसको देखना है कि उसकी रणनीति सफल हुई या नहीं। तो उसकी रणनीति से आपातकाल हट गया और इन सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिल गया। और इलेक्शन में ये जयप्रकाश जी की बात थी कि हाशिए पे पड़े हुए सोशलिस्ट लोग भी उस आंदोलन में भाग लेने के कारण उतने ही महत्वपूर्ण थे 77 की जनता पार्टी में जितना आरएसएस। बल्कि आरएसएस से ज्यादा महत्वपूर्ण थे। पार्टी संगठन तो इन्हीं लोगों के हाथ में था। चंद्रशेखर अध्यक्ष थे, सुरेंद्र मोहन थे, मधु लिमय थे। अब ये आगे नहीं चल पाए, क्या करा क्या नहीं करा वो अलग बात है, लेकिन 77 तक पहुंचाने की जो जेपी की जिम्मेदारी थी, लोकतंत्र को बचाने की, वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। तो आंदोलन सफल हुआ, तो उसका रणनीतिकार सफल था। अब मैं कॉलेज में पढ़ता था। अब मेरे कॉलेज में जो पर्चे बांटते थे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ये छात्र आंदोलन था, लेकिन बाकी जगह। तो अब उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में हमारे डिग्री कॉलेजों में पर्चे बांटने वाले कौन लोग थे? आरएसएस के लोग। वही पर्चे बांट रहे थे, वही जेपी की बात बता रहे थे इमरजेंसी के दौरान में। चुप चुप ये काम चल रहा था। तो इस काम ने ही तो हम लोगों को इमरजेंसी के खिलाफ कोई भूमिका निभाने से जोड़ा। अब ये बात अलग है कि 77 में जब माहौल खुल के आ गया, सारी चीज आ गई, तो हमारे जो सर्वोदयी दो एक जेल में बंद थे, उन लोगों ने हमें छात्र संघर्षवाणी कि भाई वहां चलिए, वो है। तो इस तरह से एक पूरे स्ट्रक्चर में पूरे देश के अंदर आंदोलन को ले जाने की जो आवश्यकता थी, तो अगर लेफ्ट पार्टियां जेपी का साथ नहीं दे रही हैं, तो जेपी ने उनका साथ लिया। अब साथ लेने में आंदोलन के बीच डिप्लोमेटिक बातें होती हैं बहुत सारी, हर आंदोलन में। तो उनका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं होता है। अब आरएसएस के उसमें जाएंगे मान लो, तो वहां क्या बोलेंगे? वहां ये बोलेंगे आप लोग बहुत खराब हो और आप लोग आंदोलन में हिस्सा मत लो। तो मैं कहता हूं कि मैं तो कभी, जो ये शहरी लोग होते हैं प्रोफेसर नुमा, और आंदोलनों का कभी अनुभव नहीं होता है, उनकी इन बातों पे गौर नहीं करता। ये गफूर वाली बात आती है, खाता है।
अरे भाई, बड़ा आंदोलन चल रहा है, कहीं किसी ने नारा लगा दिया क्या? जेपी ने नारा दिया क्या? 74 में जब पटना के गांधी मैदान में जेपी ने ये नारा दिया? नहीं दिया। उन्होंने तो एक नई बात कही, संपूर्ण क्रांति। और वो उनका कल्टीमेशन था कि जो लगातार उन्होंने समाजवाद में देखा, समाजवाद को छोड़ा, सर्वोदय में गए। तो सर्वोदय के जेपी विनोबा जैसे नहीं है। सर्वोदय के जेपी वो है जो ग्राम दान मिले हुए गांव में जाके पूरा प्रैक्टिस करके उनसे जुड़ के देख रहे हैं कि एक गांव में समाज को कितनी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। जब उसके अनुभव से उन्हें परिवर्तन नहीं दिखा, तो फिर उनकी सोच चलती है। तो उस सोच में जब ये छात्र आंदोलन दिखा, वो इसमें शामिल हो गए, छात्र बुलाने आए। तो एक परिवर्तनकारी के तौर पे उन्होंने उस समय एक नई बात कही कि अब ये पूरी व्यवस्था जो है, उन्होंने ये नहीं कही कि लोकतंत्र हटे और कोई पार्टी सत्ता में आ जाए, विपक्षी सत्ता में आ जाए। उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति। अब देश का दुर्भाग्य ये है कि जब आजादी मिली तो गांधी नहीं रहे। और जब जो है 77 में जनता पार्टी बनी, उस समय जेपी के हालात जो थे, और जेपी बहुत कुछ करने के नहीं थे, और एक पर्चा उस समय आया था हम लोगों के बीच में कि 1 साल का मौका देना चाहिए। लेकिन उस 1 साल के मौके में भी जनता पार्टी में जो लोग सत्ता में बैठे थे, उनका व्यवहार कोई लोकतांत्रिक आचरण तो था नहीं ज्यादा। और सिवाय कुछ सोशलिस्टों को छोड़ के बाकी लोग तो इस तरह से ही बात करते थे जैसे पुरानी कांग्रेस करती थी। बहुत से उसे छोड़ के भी आए थे। जैसे बनारसी दास हमारे आए तो उसने कहा संपूर्ण क्रांति क्या होती है, परिवर्तन हो गया तो आप लोगों को वो करना चाहिए। लखनऊ में सम्मेलन हो रहा था, संघर्षवाणी के लोग थे, लोगों ने जूते फेंक दिए, बनारसी दास भागे वहां से उस समय, क्योंकि दमन तो कर नहीं सकते थे लखनऊ में उस समय। तो शुरू में ही कह दिया उसने आके, अरे ये सब बात खत्म हो गई, अब नौजवानों को जनता पार्टी के साथ आना चाहिए। अब बहुत से लोग गए भी। तो इसलिए ये जो बातें कहना है, ये बिल्कुल गलत है। जेपी ने जो वैचारिक बातें कही, जो कैंप्स लगे, अमरनाथ भाई जैसे लोग कैंप लेते थे, उन्होंने जो बातें कही, वो जेपी की बात है। बाकी आंदोलन की पूरी डायनेमिक्स में कितने तरह के लोग आ रहे हैं। और कोई अगर ये कहता है कि मैं अपने विचार से आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तो करके दिखा दे। करके दिखा दे ना। हो नहीं सकता। एक गांव में जाओगे तब भी पूरी जिंदगी निकाल लोगे, लेकिन तुम पूरे गांव को अपने विचार का ना बना पाओगे। लेकिन आंदोलन हो जाएगा गांव में, अगर हम लोग जाएंगे गांव को समझ के, गांव की बात समझ के, गांव का मौका समझ के खड़ा करेंगे, तो पूरा गांव खड़ा हो जाएगा। तो हम उस गांव में ये नहीं बांट सकते कि ये आरएसएस का है, ये इसका है, ये उसका है। ये चीज गौड़ हो जाती है। मुद्दा प्रमुख हो जाता है और सारे गांव की एकता प्रमुख हो जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो चर्चा चलाई है, बल्कि चर्चाओं को भी मैं थोड़ा दूसरे ढंग से समझता हूँ। ये चर्चाएं अचानक क्यों चल जाती है ऐसी, है ना? ये चर्चाएं चलाने में क्या कुछ लोग ये चाहते हैं कि जेपी को आरएसएस के कैंप में छोड़ जोड़ दिया जाए। अरे भाई, इस चर्चा, ये गफूर वाली बात तो बिल्कुल कोई खास चर्चा में नहीं है कहीं भी। लेकिन जेपी की वो आरएसएस में जाके अगर उसे आरएसएस को फासिस्ट मानते हैं तो मैं भी फासिस्ट हूँ, ये बात जो उन्होंने कही, इस पे तो बहुत जगह चर्चा वर्चा आई। तो मैं तो इसे भी आंदोलन की डायनेमिक्स समझता हूँ। जैसे मजदूर आंदोलन का आदमी ट्रेड यूनियन बनाता है, लेकिन किसानों में जाएगा तो क्या भाषण देगा? किसानों की बात कहनी पड़ेगी ना। तीसरे में जाएगा, शहर में खड़ा होगा, तीसरी बात कहनी पड़ेगी। तो इस तरह से आंदोलन की एक व्यापकता जो जेपी महसूस कर रहे थे। और जब व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, जैसे गांधी को कोई नहीं नकार सकता था, तो अगर जेपी भी सही रहते तो जेपी को नहीं नकार सकता था। अब तीसरी बात में आइए, समाजवादी लोग जो बहुत से क्वेश्चन उठाते हैं। 1967 में लोहिया ने क्या कहा? 1967 में लोहिया ने क्या कहा? कांग्रेस हटनी चाहिए पहले। अब कांग्रेस हटने के लिए क्या करना है? जितनी विपक्षी पार्टियां, सबकी एकता चाहिए। तो यूपी में जो एकता हुई, तो उसमें जनसंघ शामिल नहीं हुआ? हुआ। 67 में संवित सरकारें जितनी बनी, उससे पहले जनसंघ की कहीं सीटें नहीं थी, लेकिन 2-4 सीटें जीती, उसकी हाशिए पे था 67 में, लेकिन शामिल हुआ ना। तो लोहिया को क्यों करना पड़ा ये? क्योंकि उन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि कांग्रेस हटाओ। और जेपी का भी ये लक्ष्य था कि भाई, तत्कालिक लक्ष्य ये कि कांग्रेस हटेगी, लोकतंत्र बचेगा। लेकिन दीर्घकालिक लक्ष्य था कि संपूर्ण क्रांति का जो विचार है,
उस पे जेपी चाहते थे, इसलिए उन्होंने साफ जेल कारागार से भी अपनी कविता में दिखा दिया कि संपूर्ण क्रांति है और उनको आशा केवल तरुणों से है, ना पुराने सोशलिस्टों से, ना किसी से, तरुणों से आशा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जेपी के जीवन और आंदोलन को और दुनिया बदलने के लिए 1942 की चुनौती हो या उसके बाद की चुनौती हो, देश कैसे बनेगा, या 1974 की चुनौती हो, उसको स्वीकार करना, आंदोलन के लिए जो करना है उसके हिसाब से करने की कोशिश की। ठीक है, आप हाथ दिखा रहे हो, अब दूसरे लोग बोलेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सॉरी। पहले डॉक्टर मीनाक्षी को ले लेते हैं, और उसके बाद अशोक प्रियदर्शी भाई भी जुड़ चुके हैं, उसके बाद उनको ले लेंगे। तो मीनाक्षी बहन, अब आप हाँ, जरा मैं देख। बोलिए। जी, माइक अनम्यूट करके आप बोलना शुरू करें। जी जी जी। प्रॉब्लम आ रही है मुझे। नहीं नहीं, ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है आवाज। हाँ, एकदम आ रही है। जी। जी। आ, धन्यवाद कि मुझे इस चर्चा में आपने आमंत्रित किया। आ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस दौर में गांधी खास करके जेपी का मूल्यांकन आखिरी दिनों का होना चाहिए, और उनको आ, संघ के उसमें क्या संघ को ये जो इस वर्तमान दौर में जो विकास हुआ है उसमें जेपी आंदोलन का कितना सहयोग था या नहीं था, ये जो सवाल उठाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। और उस पर उसका मकसद अगर जेपी को फांसीवादी या जेपी को फांसी दक्षिणपंथी साबित करना है, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है मुझे लगता है। आ, वैसे तो प्रणब मुखर्जी भी गए थे जो आरएसएस का जो आ, कार्यालय और उनका जो अधिवेशन था उसमें, तो वहां जाने से कोई वो फासिस्ट नहीं कहलाए। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के बाद में वो भी वहां गए थे। लेकिन जेपी को क्योंकि एक जन आंदोलन में उन्होंने साथ में लिया और जो पार्टी बनाई उसके बाद में, उस पार्टी में भी जनसंघ के लोग उन्होंने उस दौर में साथ में लिए। उस समय कोई एबीवीपी या जनसंघ कोई बहुत बड़ा बहुत ताकतवर ऐसा मार्क्सवादी नहीं रखता था जैसा कि आज है। लेकिन उनको शामिल होने से उन्हें रोका नहीं गया। इसके वजह से ये जो सवाल जो कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये आंदोलन पूरा फासिस्ट है क्योंकि ये संघ द्वारा चलाया जा रहा है। इस संदर्भ में जेपी ने ये जवाब दिया था कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। ये आंदोलन को ही जब आप फासिस्ट कह रहे हैं, और आंदोलन का नेतृत्व तो जेपी कर रहे थे, तो मैं भी फासिस्ट हूँ। तो ये जवाब जो उन्होंने दिया था, और उस समय जो अखबारों में, इकोनॉमिस्ट में भी शायद संघ की क्या भूमिका है, इस तरह का आर्टिकल उस समय छपा था। तो ये सारे संदर्भ आज निकालना, और उससे जेपी का जो 74 आंदोलन के बाद की उनकी जो विचार प्रक्रिया है उस पर इस तरह का प्रयास करना कि उन्हें फांसीवादी शामिल कर दे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जेपी की संपूर्ण क्रांति की जो विचारधारा है, वो विचारधारा जो सामाजिक परिवर्तन की है, और जो जाति और संप्रदाय के बारे में उसको किस तरीके से जेपी के साफ विचार थे, जो प्रयास उन्होंने किए हैं, या जो कैडर या जो लोग निकले आंदोलन से उनको जिस तरीके से ग्रूम किया है, जिस तरीके से ग्रूमिंग हुआ है, और जो आज उसमें से निकले हुए आंदोलन के लोग हैं उसमें और आरएसएस के कैडर में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्योंकि आंदोलन से निकले हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो सत्ता में है चाहे सत्ता के बाहर है,
उन लोगों में ये सांप्रदायिकता और जाति के सवाल पर वैसा रुख कभी नहीं रहा जैसा कि आरएसएस का नहीं है। आरएसएस की जो विचारधारा है वो फासिज्म तो अम, अभी सत्ता में आने के बाद में आया, और ना ही इंदिरा गांधी भी शुरू से कोई फासिस्ट नहीं थी, लेकिन वो सत्ता में आने के बाद में फासिस्ट हुई। तो उस समय का क्या उसका स्वरूप था और क्या स्टेटमेंट जेपी ने दिया, इसके वजह से जेपी नहीं जाते। मुझे लगता है जेपी ने एबीवीपी उस समय थी, लेकिन उसके मुकाबले में जो छात्र संघर्ष वाहिनी राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी करने का जो ऐलान किया, और उसमें जो मुस्लिम समुदाय से स्त्री या दलित समुदाय से कैसे भागीदारी हो सकती है युवाओं की, और राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके बारे में जो उन्होंने एक पूरा एक जो तारतम्य बनाया, जो वो उनकी आखिरी दृष्टि है संपूर्ण क्रांति की, और उसी से उनका मूल्यांकन करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाने की वजह से वो बहुत कुछ विकसित नहीं हुआ, लेकिन उनके इस आंदोलन के दौरान जो उन्होंने बातें कही, व्याख्यान दिए, और जो संगठन बनाया, कार्यकर्ताओं के साथ में जो उन्होंने समय समय पे बातें करी, और जब मुद्दे उठे उसके बारे में बातें करी, उसमें उन्होंने समझ लिया था कि आरएसएस के समझ से अलग एक निर्दलीय युवाओं का संगठन होना चाहिए, जो कि शांतिमयता को प्रमुख मूल्य माने, और संपूर्ण क्रांति की दिशा में, सतत क्रांति की दिशा में वो आगे बढ़े। और इसी प्रयास के तहत जेपी का अगला प्रयास रहा, आखिरी प्रयास रहा। 74 के आंदोलन की हार इस संदर्भ में जीत हुई कि उसने इंदिरा गांधी की जो तानाशाही सरकार थी उसको उखाड़ फेंका, और एक तरीके से इस संदर्भ में हार भी हुई कि जो संसदीय राजनीति में जो एक नया गैर कांग्रेसवादी जो एक गठबंधन उन्होंने जो बनाया, वो गठबंधन एक असफल गठबंधन साबित हुआ। और इतना ही नहीं कि वो गठबंधन समाज परिवर्तन में लगे हुए युवाओं और मुद्दों पर भी बहुत असंवेदनशील रहा। तो वो पूरी तरह से असफल रहा, और बाद में इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई। लेकिन ये फांसीवाद का आरोप कांग्रेस की तरफ से पहले आया था, और आज के दौर में या पिछले जब से सत्ता में आई है बीजेपी, तो वो लोग जेपी को अपना ओन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गांधी को भी कहीं जगह पे ओन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक उनका पैतरा है, और हम लोगों को इसका माकूल जवाब जरूर देना चाहिए बहस के माध्यम से। धन्यवाद, धन्यवाद मीनाक्षी जी, और इतने कम समय में बात रखने के लिए विशेष करके। अब मैं चाहूंगा कि अशोक प्रियदर्शी भाई अपनी बात रखें, साथ में आप दो सवालों का जवाब दे दीजिएगा जो सतीनाथ चौधरी जी पूछ रहे हैं, वो भी पटना में ही है इस समय, कि जयप्रकाश आंदोलन की महत्वपूर्ण मांगे क्या थी, और क्या इंदिरा गांधी के साथ उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई, बातचीत का क्या नतीजा निकला। तो प्रियदर्शी जी ये भी थोड़ा सा सवाल ले लीजिएगा बोलते हुए। आपका माइक माइक ऑन कर लीजिए, माइक बंद है। जी ठीक है। हाँ, आप ठीक है जी। 13 सूत्री मांग पत्र था जो 18 मार्च 1974 को सरकार को दिया गया था छात्र संघर्ष समिति द्वारा। छात्र संघर्ष समिति में 42 लोगों की संचालन समिति थी, और उसमें संभवतः नीतीश कुमार नहीं थे, लेकिन 42 सदस्यीय संचालन समिति में लालू यादव और सुशील मोदी सहित 42 लोग थे, नरेंद्र सिंह। तो वो 13 सूत्री मांग पत्र तो बताना याद करके एक बारगी बिना रेफरेंस के नहीं संभव है, लेकिन ये 4 हेडिंग में थे, और वह ये था कि महंगाई बढ़ गई है, और वो मूवमेंट ठीक गुजरात की तरह ही
एक बारगी मेस चार्ज 8 रुपया 10 रुपया बढ़ जाने से पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल में ये महंगाई के खिलाफ स्टूडेंट्स का एक ये था, और वो बहुत मायने रखता था क्योंकि 50 रुपया मेस चार्ज था। तो ऐसे भी लोग थे जो बिहार में सबसे बड़े मैथ के टीचर हैं नामी, तो उन लोगों को घर से 50 रुपया आता था, तो 2 भाई थे तो 100 रुपया। तो मेस चार्ज बढ़ जाने से ये हुआ। और वो मैंने मंथली जो चार्ज बता रहे हैं, तो महंगाई का सवाल था। शिक्षा नीति पर मांग था कि शिक्षा में सुधार, लेकिन मांग था कि एकेडमिक कैलेंडर को फॉलो किया जाए, क्योंकि 2-2 साल बाद रिजल्ट आ रहे थे। यूनिवर्सिटी में अगर हम 75 में आए तो 81 में हमको निकल जाना था, तो वो हम लोग 1 साल आगे पीछे में निकल गए, लेकिन उसके पहले 2-2 साल बैक चल रहा था। उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, तो 4 हेडिंग में डिमांड था। डिमांड 13 जब हम बताते तो ज्यादा सही होता। और तुरंत बोले कि जेपी जब मूवमेंट में किस तरह से आए, तो 18 मार्च को गोली चली, और उस दिन सर्च लाइट प्रेस जो कि आंदोलन के पक्ष में लिखता था और उसके संस्थापक लोगों में जेपी भी थे, तो वो प्रेस भी जला था। और सोडा फाउंटेन वगैरह पटना यूनिवर्सिटी के पास का जो एक जहाँ स्टूडेंट्स जाते थे, तो वो उसको भी जलाया गया था। तो जलाया गया था उसमें हम को याद नहीं है, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था, लेकिन मैं 19 मार्च को पटना आया था सीवान से, और मैंने जलते हुए मलबे को, धुआं उठते हुए मलबे को देखा था, बुझाने के बाद भी जो बड़ा बड़ा होता है। तो उसके बाद जेपी ने बयान दिया था, जो कि गुजरात मूवमेंट में 1 साल पहले उसके सपोर्ट में चले गए थे। यहाँ इन्होंने बयान दिया था पहला कि लूट एंड राइटिंग इज नॉट मूवमेंट। ये इसी तरह का बयान अंग्रेजी हिंदी पटना के अखबार में और अन्य जगहों पर भी जेपी का बयान छपा था। इंडियन एक्सप्रेस में भी छपा होगा, एवरी मैंस का तो संपादक थे, तो उसमें भी छपता था उनका पूरा बयान सप्ताह के अंत में। लेकिन हुआ क्या कि ऐसे लोग थे छात्र संघर्ष समिति से नजदीकी रखते थे, जिन लोगों ने जेपी को अप्रोच किया, और जेपी ने ये देखा कि हर वीक 2 वीक पर गोलियां चल रही हैं और लोग मर रहे हैं। एक अनरेस्ट था, बगावत पर लोग थे, और उसकी कहानियां हैं जिसके ब्यौरे में नहीं जा सकते हैं। कहानियां हैं, अनरेस्ट, हम लोग उसको देखे हैं। गोली चलाने के लिए दरोगा प्रसाद राय कलेक्टर को कह रहे हैं, और कलेक्टर उसको तुरंत तैयार नहीं है, वगैरह वगैरह। तो गोलियां चल रही थी। कांग्रेस के लोग जो हैं उस माइंडसेट में चले आए थे, जो एकदम एंटी पीपुल माइंडसेट में लोग आ गए थे। और वो मैंने उस जमाने में गोलियां गरीब वर्गों पर तो चलती थी, हुआ गोली कांड हुआ था, 20-20 लोग मार दिए जाते थे, उतना कुछ होता नहीं था उस पर से। याद है लोगों को वो सब कांड, लेकिन तो उसमें स्टूडेंट्स पर गोलियां चलने लगी, स्टूडेंट्स बगावत पर थे और सब जगह थे। और एक दौर आता है जो कि बहुत साल बाद, एक नाला रोड में 2 लड़कों को पुलिस ने मार दिया था लालू जी के शासनकाल में। तो उसके बाद वो अनरेस्ट आया था। हालांकि उस समय लालू जी का जो शासनकाल था गोलियों के चलने का नहीं था। 74 में ये एक कविता हम लोग गाना गाते थे, तो उस गाना में ये था कि तारीखों का क्या मार्च हो या महीनों का क्या मार्च हो अप्रैल, तारीखों का क्या 18 हो या 12 अप्रैल में, 12 अप्रैल को, 18 मार्च को, 16 मार्च को बेतिया में गोली कांड में लोग मरे थे। तो वो चल रहा था, और बताया जाता है अंत में कि 100 लोगों की गोली कांड में मृत्यु हुई थी। बाद में जब पेंशन वगैरह की बात आने लगी, उस समय ये आंकड़ा आने लगा। ठीक है, तो ये डिमांड था। और पुलिस, तो उसके बाद जयप्रकाश जी थोड़ा द्वंद में रहे होंगे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन जयप्रकाश जी के पास लोग जब गए, तो उसके बाद उन्होंने 8 अप्रैल को पटना बीएन कॉलेज से लेके गांधी मैदान के कॉर्नर तक, शायद 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैंने मुंह पर पट्टी बांध के कि क्षुब्ध हृदय है, बंद बंद जुबान, इस तरह का पट्टी बांध करके और लोग प्रदर्शन किए, जिसमें कहा जाता है कि 700-800 लोग थे। एग्जेगरेटेड नंबर होगा, मैं वहां नहीं था, मैं तो रिविलगंज छपरा का था। लेकिन उसके बाद ये बात है कि जब वो निकले तो अशोक राजपथ 3 किलोमीटर का एक मार्केट एरिया है बड़ा उस इलाके में, पटना का, पुराना पटना का,
तो उस पर से दुकानदारों ने शटर गिरा गिरा करके फॉलो किया। तो चलिए, अब मैंने इससे बाहर जा रहा हूं। तो अब मांग के बारे में एक और बात याद कीजिए कि बाद में, ऐसे बीच का लिंक छोड़ दीजिए, 3 दिन का बंद कॉल हुआ था बिहार में। तो 2, 3, 4, 5, 2 को संकल्प दिवस था, 3 से बंद था। तो 3 दिन के बंद कॉल के बाद एक शांति का जब दौर आया मूवमेंट में, तो उस समय जनता सरकार बनाने के लिए गांव लोगों ने भेजा। तो उसका डॉक्यूमेंट वर्षों बाद हम लोग, एक बिहार आंदोलन पर 8 वॉल्यूम छपा है, उसके लिए देख रहे थे। तो हम भी जनता सरकार बनाने के लिए कुमना पंचायत में, छपरा जिला के, तो मैंने जाते थे, ठीक है, जनता सरकार के कार्यक्रम के लिए। तो उसमें ये था, हमको याद भी आ गया कि म्यूटेशन करा देना है भूदान और सीलिंग वाले जो वितरित जमीन है सहित गरीब वर्गों का इशू उस समय वो दिया गया था। तो इस तरह से इसकी दिशा फिर ब्रॉडन होने लगी जब मूवमेंट सस्टेन हुआ। और छात्र संघर्ष समिति के बाद, अच्छा, जेपी 8 अप्रैल के बाद या उसके पहले छात्र नेता जेपी के पास गए थे और जेपी ने उनसे कहा था कि लीडरशिप लेंगे और सबका सुनेंगे, ठीक है। उसमें बिपिन चंद्रा इस पर इम्फेसिस देते हैं कि जेपी ने उन्होंने कहा लोगों से कि सबका सुनेंगे लेकिन हम अपना डिसीजन ही देंगे, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो शर्त है, इस मौके का उपयोग करने का एक बार भी जयप्रकाश नारायण ने कभी प्रयोग नहीं किया है। एक सतीनाथ चौधरी का और सवाल है कि इंदिरा गांधी से बात हुई कि नहीं। तो जब मांग होते चला गया, मंत्रिमंडल भंग करो से शुरू होकर के विधानसभा भंग करो, और फिर ये होने लगा कि लोग इस्तीफा देने लगे, कुछ लोग गैर कांग्रेसी दलों के, और कुछ ऐसे भी लोग, उसमें एक व्यक्ति वैसे भी थे जो निर्दलीय जीत के कांग्रेस में गए थे और वो इस्तीफा दिए थे विधायक से। तो उस दौर में मतलब इंदिरा गांधी को जयप्रकाश जी मंच से कहते थे कि इंदिरा गांधी अगर मिलेंगी तो जहां वो बुलाएंगी वहां जाएंगे, उनके लोग मिलेंगे मंत्रिमंडल के तो वो यहाँ आएंगे, मैंने मैसेंजर उनका जो मिलेगा, इस तरह की बात साफ साफ वो कहते थे। तो इंदिरा गांधी मिली, और इंदिरा गांधी जब मिली उसके पहले वो कहते थे कि सरकार नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है। सरकार और दल, सत्ता में दल बदलना मात्र से परिवर्तन नहीं होगा, बदला हुआ दल भी मतलब आया राम गया राम की संस्कृति का पालन करेगा, तो उस पर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना है। तो उसमें मैंने ये लोक शक्ति को संगठित करके, और उसमें यूरोप वगैरह का दृष्टांत देते थे कि वहाँ रेफरेंडम होता है, सरकार 5 साल के लिए सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। तो ये सब तरह की बातें जो दुनिया भर की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की बातें हैं, जेपी बोलते थे। इंडियन एक्सप्रेस में एजी नूरानी का लेख छपा था, उसको उन्होंने गांधी मैदान में दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधानसभा भंग करने की मांग असंवैधानिक मांग नहीं है। तो उन्होंने अपने तरीके से, ये जी नूरानी तो बड़ा बड़ा लेख लिखते थे, आपको याद होगा, वर्षों तक आप उनके मृत्यु के पहले तक पढ़ते रहे होंगे, खासतौर पर फ्रंट लाइन में। तो ये सब बातें होते होते जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी से मिलने गए, और इंदिरा गांधी ने जो बात कही उसको उन्होंने संभवतः, मैंने उसके बाद की सभा में, और मुझे याद है कि भुवनेश्वर की सभा में उसके बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि देश भर में उनको बुलाया जाता था, उस समय वो जाते थे समय निकाल निकाल करके। तो भुवनेश्वर की सभा में उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी हैं जो मुझे चुनाव की तरफ ढकेल रही हैं। मैं तो किसी दल के लिए, एक दल को हटा के दूसरे को लाने के लिए काम नहीं करने वाला था। लेकिन अब उन्होंने जेपी से ये कहा कि आप अब गुजरात विधानसभा तो भंग कर दिए हैं। आपको याद होगा कि मोरारजी देसाई उपवास पर बैठ गए थे गुजरात आंदोलन के बाद, तो अंत में उनको बचाया गया विधानसभा भंग करके। तो इसमें गुजरात के बाद बिहार विधानसभा पर उन्होंने कहा कि वो नहीं करेंगे, एक परंपरा बन जाएगी, गलत परंपरा, तो चुनाव तो आने ही वाले हैं। तो इंदिरा गांधी के इस कहने के बाद जेपी अनुत्तरित होकर चले आए, और उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली कहा कि अब इलेक्शन में इस शासन के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, मतलब मैंने उन्होंने ये कहा कि मेरा ये काम होगा कि इस सरकार को हटाना, ठीक है, इंदिरा गांधी है जो मुझे भेज रही हैं, तो इस तरफ। तो उसी के बाद हुआ सब कुछ, और इंदिरा गांधी से वो मिले थे, बात हुई थी। और उसके बाद जब ये स्पेस खोज ही रहे थे, बिहार आंदोलन एक लगातार मांग पर चल रहा था, और उसमें प्रोग्राम्स जो जोड़े गए थे, उसमें एक प्रोग्राम और जोड़ा गया था, मतलब एक तो कि आंदोलन के बाद 1 जनवरी 75 को, मैंने बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर, 5 जून के बाद, जयप्रकाश नारायण ने ये कहा कि निर्दलीय लड़के ज्यादातर,
और पार्टी के जो लड़के हैं, पार्टी के युवा संगठन के, वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनका भी अपना एक संगठन होना चाहिए। हालांकि उसका जो विधान नारायण देसाई वगैरह ने बनाया था, तो वो लगता था कि हम लोग एक सुरक्षा दस्ता है, जिसको वाहिनी वालों ने इमरजेंसी में नहीं माना, तभी वो इमरजेंसी में सरवाइव किए और इमरजेंसी के विरोध की प्रक्रिया को जारी रखे। और छात्र संघर्ष समिति के लीडर्स जेल चले गए थे, वाहिनी के लोग अनाम थे, तो बचे थे, इसलिए उन लोगों ने धीरे धीरे एक नेटवर्क बना लिया। और फिर बाद में उसमें से कभी कभी कुछ लोग गिरफ्तार हुए, जैसे कि मैं ही, उस दिन कई लोग गिरफ्तार हुए थे जेपी के पटना आने के एक दिन पहले, इमरजेंसी में हॉस्टल से रात को 2 बजे रेड मार के। तो इस तरह से मैंने बिहार आंदोलन के क्रम में इमरजेंसी में मैं पटना कॉलेज चला आया, और मैं पटना कॉलेज में थ्रू आउट, मतलब अगले 5-6 वर्षों तक मैं पटना कॉलेज में रहा। ग्रेजुएशन किया 4 साल का कोर्स, लेकिन 5-6 वर्षों तक यूनिवर्सिटी में मैं रहा। अब मैंने सत्यनाथ चौधरी के जवाब में जितना हमको मालूम है, तो वो सरकार से मिले थे, ठीक है, मांग पत्र रखे जाते थे, और इंदिरा गांधी से फिर मिले थे, और मिलने की इच्छा उन्होंने जाहिर की थी, प्रस्ताव दिया था, तब इंदिरा गांधी मिलने के लिए तैयार हुई थी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं सीधे विपिन चंद्रा। संयोग है कि विपिन चंद्रा के यहाँ हम लोग इस किताब को लिखने के बाद पहले, ये किताब है इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, पेंगुइन से छपी हुई किताब है, ठीक है। ये किताब का अंतिम कंक्लूजन में वो लिखते हैं कि जून में जो इमरजेंसी लगी उसके लिए दोनों जिम्मेवार थे, जेपी और इंदिरा गांधी, ठीक है। वो इंदिरा गांधी ने भी जो मूव लिए वो फासिस्ट एंड की तरफ, जयप्रकाश नारायण ने भी फासिस्ट शक्तियों को मदद किया। ये इनकी किताब है, और ये 350 पेज की किताब है अंग्रेजी में, इसका हिंदी अनुवाद भी छपा है। मैं देख रहा था कि मैंने एक आध जगह नोट लिखा है जिसमें 2003 का है, यानी वर्षों पहले की ये किताब है, और हम लोग एकदम से लाइन लाइन पढ़ पढ़ के इस पर से अपनी तैयारी कर रहे थे। हालांकि ये मौका नहीं बना कि विपिन चंद्रा को हम लोग बुलाएं और उनके साथ इस पर संवाद करें एक 150 लोगों के बीच में। लेकिन बिपिन चंद्रा से इस किताब के लिखने के कुछ साल पहले या कई साल पहले हम मदन जी वाहिनी के और कंचन 3 लोग मिले थे उनके जेएनयू वाले इसमें घर में। और वहां जब निकलने के पहले मैंने कहा कि आप वांग्मय रखे हुए, गांधी वांग्मय, वो कम्युनिस्ट थे और इतिहास लेखक थे, मॉडर्न हिस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि गांधी के बिना नहीं होगा, और फिर उन्होंने एक किताब दी थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री पर हम लोगों को, लेकिन कहा कि इस किताब को हम मैंने अब नहीं इस पर कायम है, हम फिर से इतिहास लेखन कर रहे हैं जो आजकल उनको मिलता है, जो गांधी को पढ़ने और कांग्रेस को पढ़ने के बाद। तो बिपिन चंद्रा ने ये कहा, तब हम लोग गेट पर आके, मैंने उनके घर से बाहर, मैंने उनसे कहा कि हम लोग जेपी के लोग हैं, हम लोग एक ड्राफ्ट को लेके गए थे, ड्राफ्टिंग कमेटी थी संघर्ष वाहिनी की, तो वो लेके गए थे। बोले कि हिंदी तो पढ़ते नहीं है, उर्दू पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग उसी समय एक ही साथ जेडी सेठी, विपिन चंद्रा इत्यादि कई लोगों से, निर्मल वर्मा, दिल्ली में मिले थे, जो ड्राफ्ट हम लोग बना रहे थे। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि जेपी को हम नहीं मानते हैं, वो फासिस्ट लोगों को मदद करते थे, ठीक है। तो उसमें मैंने उसी एज में मैंने सत्यनारायण सिंह सहित कई लोगों को, जो अपना मैंने एक जगह पर जा करके कुछ चीजों को छोड़ देते थे, तो उसमें विपिन चंद्रा का भी एक 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 गलत प्रस्तावना उन्होंने मेरे सामने रखी थी हम लोगों के बीच में। तो मैंने उनसे कहा कि तो फिर है, अगर इस मान्यता पर आप मैंने अभी कायम है, तो आपको फिर से हिस्ट्री लिखना पड़ेगा, तीसरी बार। मैंने अपनी गलती को सुधार करके मैंने ये बात उनको कह दिया था उसी उम्र में। तो उस समय मैं ग्रेजुएशन कर गया था, तब की बात है। तो हम आपको कुल मिला जुला कर ये कहना चाहते हैं कि मैंने विपिन चंद्रा के दिमाग में जो बात उससे मैं घुस गया था वो कायम रहा। और उसके बाद अब आ जाते हैं ठीक उस पर जो मीनाक्षी बोल रही थी, और उसके लिए कल मंथन ने अपने वक्तव्य में बताया, ये क्या कहता है संदीप जी ने, कि मंथन ने हालांकि मंथन आप लोगों के बीच रखे थे, लेकिन उनको अभी तक इसका कोई बोध नहीं था कि जयप्रकाश नारायण क्या बोले थे। आज सुबह उनसे मेरी लंबी बात हुई है 1 घंटे तक,
तो उसमें मैंने कहा कि निकालो वो लेख, क्योंकि मेरे सामने वो मैगजीन का वो अंक आया नहीं, तो उनके पास था, तो उन्होंने इन लोगों से शेयर किया है, संदीप जी से फोटो खींच के या जैसे भी हो। तो उसमें उन्होंने, मैंने वो कहा कि फासिस्ट हैं कालक्रम में, तो हम भी फासिस्ट हैं, ऐसा जेपी का है आरएसएस के बारे में। तो हम बोले कि हम लोग तो उसमें लिखे ही हैं कि कब बोले जेपी, कोई भी बताए। विपिन चंद्रा का हम रेफरेंस खोज गए, मान के चल रहे हैं कि जेपी ने ऐसा कहा था, लेकिन उन्होंने भी रेफरेंस दे करके ये लोग लिखते हैं। पेंगुइन से छपी है किताब, उनको किताब लिखते हैं जब ये लोग, तो इनके पास कई स्कॉलर्स इनका साथ देते हैं, पीएचडी करने वाले लड़के, और सब चीज जुटवाते हैं उनसे वो लोग। तो इसमें ये रेफरेंस नहीं है इनकी किताब में। तो हम लोग अपने मैगजीन में लिखे कि जयप्रकाश नारायण का ये बयान कहाँ कब कैसे है। हमारे सामने जो बयान था वो कुमार प्रशांत का लेख, जो कि हम लोग जनमुक्ति में छापा था, जिस पर हमसे मदन जी ने पूछा था कि कुमार प्रशांत की ये जो रचना है, ये कैसे माना जाए कि कुमार प्रशांत जो लिख रहे हैं लाइन वो सही है। उन्होंने चाहा था, मैंने कुमार प्रशांत से पूछा था, तो बोले कि हम तो अपने नोटबुक से लिखते थे, आपको इसका करेक्शन करना है तो भाजपा के आर्काइव से रिकॉर्डेड मंगाइए। ठीक है, हम तो जेपी के बारे में लिखते ही थे, और ये मेरे यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोगों ने ये सब इन बातों को छापा था। समझ गए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब समझते हैं, डबल और सिंगल का अंतर। तो ये कुमार प्रशांत से मैंने पूछा था, मदन जी के पूछने पर। उसमें वो लिखते हैं कि जयप्रकाश नारायण, अब वो इंदिरा जी के मुलाकात के बाद वो दिल्ली भी जाना आना प्लान कर रहे थे, और कमांडिंग हाइट जो राज सत्ता का है उस पर अटैक करना, कांग्रेस पर, ये सब उनका विषय बन रहा था। इस बीच में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया, जिसमें उनका चुनाव जो है, वह उनके चुनाव पर एडवर्स फैसला आया, जिसकी वजह से जयप्रकाश नारायण ने कहा कि वो माने पार्लियामेंट में वोट नहीं दे सकती हैं, ये बार है, अब प्राइम मिनिस्टर रह सकती हैं। ठीक है, तो ये जो था, तो नैतिक रूप से प्राइम मिनिस्टर के पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए, और कांग्रेस के ही किसी व्यक्ति को, अपने ही किसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना करके इस्तीफा दे दें। ठीक है, तो मैंने लालू जी वाला रास्ता उनके पास नहीं था कि वो अपनी पत्नी को बना दें या अपने बेटे को बना दें। तो इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के लोगों पर ट्रस्ट नहीं किया, और उसके बाद धीरे धीरे इंदिरा गांधी जो हैं वो जयप्रकाश नारायण के डायरेक्ट खिलाफ होने लगी, और लड़ाई अब वहां दिल्ली से होने लगी। इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण दिल्ली में जाकर के रामलीला मैदान में, तो उसमें पार्टियां इनसे जुड़ी। अब फिर इसमें आता है कि इसी बीच में जनसंघ ने उनको अपने आयोजन में बुलाया, तो पार्टियों से जब मैंने इन कांग्रेस विरोधी पार्टियों से जब वो संवाद करने लगे, वो लोग इनको मदद करने लगे, वो उनकी मदद लेने लगे, जोड़ने लगे। और जोड़ने के क्रम में एक रेफरेंस विपिन चंद्रा की किताब में आया है, वो पंक्ति, वो पेज हमको अभी मिला है अंडरलाइन किया हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण, उनके विचारों को उन्होंने लिखा है एक चैप्टर में, तो बहुत अच्छा से रिप्रेजेंट किया है जयप्रकाश नारायण का। तो विपिन चंद्रा ने केवल इस मैंने बात के लिए डेविल कोटिंग किया है, डेविल कोटिंग, दुष्टता पूर्वक उन्होंने उद्धरण दिए हैं, जिसमें यही बात कहाँ से है वो नहीं लिखा है। तो उन्होंने, और लॉजिक सिस्टम का बंटाढार किया है, उसी में उन्होंने फासिस्ट किसी का होना और फासिस्ट रिजीम चलाना और फासिस्ट ट्रेंड होना, इसमें अंतर है। ये सब बातें लिखी हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण पर जो चार्ज लगाते हैं उन अंतर का वो ध्यान नहीं देते। तो उसमें वो एक बात देते हैं कि उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर यूथ ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन को इनिशिएट करने के लिए 2 कन्वेनर को तय किया, नामित किया जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, और वो एक थे आनंद कुमार, जिनसे मैं इसलिए नाराज रहता हूं कि उतने बड़े दायित्व को मिलने के बाद वो चले गए अपना पीएचडी करने अमेरिका, और दूसरे थे जेटली। तो विपिन चंद्रा ने लिखा कि जेपी ने आनंद कुमार का नाम आईवाश करने के लिए दिया था, और ये एकदम लिखते हैं इसी लैंग्वेज में, और दरअसल उन्होंने जेटली को कमान सौंपा। तो आरएसएस के लिए डायरेक्ट वो काम करते हैं। ठीक है, ये बात तो लिखते हैं, इसको एग्जामिन करने की बात है। और आनंद कुमार के आचरण से जयप्रकाश नारायण के ऊपर लगा हुआ ये जो चार्ज है, उसको जिसको चाहिए उनको पुष्टि होती है उससे, मैंने हमको तो उससे पुष्टि नहीं होती है। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा समझदार और विवेकशील मुसलमान है, युवा, हम मैंने, अब तो हम लोग युवा नहीं रहे, लेकिन जब युवा काल से 2003 से तो इस किताब की बात कह रहे हैं, आज से
21 साल पहले से, उसके पहले की किताब है, हिंदी में भी तुरंत छप गया था। तो वो इस चार्ज को एक्सेप्ट नहीं किया। जयप्रकाश नारायण ने आरएसएस को जोड़ा था, और सब देखा है पटना के लोगों में, देवरस भी आए थे, और वो गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण तो बहुत चीज में नहीं जाते थे, फिजिकली इनवैलिड हो गए थे, सप्ताह में 1 दिन ही वैलिड रहते थे, 3 डायलिसिस होता था, तो जिस दिन 2 का गैप होता था उसी समय वो कुछ करने लायक रह पाते थे, इसलिए उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस अगर जरूरी भी था तो उसी समय होता था। तो जयप्रकाश नारायण तो देवरस के इससे, लेकिन जयप्रकाश नारायण के साथ जो पटना में 3 नामी मुस्लिम लोग थे, तो उसमें एक रजी अहमद थे, दूसरे नैयर साहब, नैयर फातमी के फादर, और एक और कंकड़बाग थे, नाम याद रहता है हमको लेकिन अभी नहीं ध्यान में। तो इन लोगों ने देवरस को माला भी पहनाया था। ठीक है, अब फिर आ जाइए, मैंने बिहार आंदोलन में ये बिहार आंदोलन में आरएसएस की भूमिका, तो मैं तो उस आंदोलन में था, और जिस जगह 3 दिन के बंद के लिए 100 लोगों को लेकर मैं रेल पटरी की तरफ जा रहा था, और वहीं रोड पर मेरी गिरफ्तारी हो गई, तो 100 लोग जो है भाग गए, उसमें बच्चे भी थे। तो बच्चों को जोड़ के एक विद्यार्थी परिषद के एक आनुषंगिक संगठन का एक लोकल लीडर था, वो हमारे साथ लगा दिया था। तो हम लोगों के अगल बगल मैंने 74 के बाद तक भी विद्यार्थी परिषद अलायंस में था, और उस अलायंस में CPIML भी रहता था, जो BSA ग्रुप था, जो सत्यनारायण सिंह से रिलेटेड नक्सल समर्थक संगठन था, और दिल्ली में PSO था, जिसका एक सेक्शन वाहिनी में आया था। तो ये जो है विद्यार्थी परिषद रहता था, एक AISF को छोड़ के बाकी SFI भी, बाकी सब लोग कई मूव में एक साथ मूव करते थे। इमरजेंसी के बाद जब मैं गिरफ्तार हुआ था, तो उसमें कनक जी और केका पाल, जो केका पाल महिला हैं, ये गिरफ्तार हुई थी उसी दिन, मैंने स्टूडेंट्स में जो SFI की थी, और इसके साथ साथ 10-12 लोग उसमें अल्ट्रा लेफ्ट के भी ग्रुप के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के 2-3 लोग थे, नंदकिशोर सिंह, सतीश। हम ये बताना चाहते हैं कि ये सब मेरा एक इस तरह से बात कर रहे हैं कि एक मैंने साथ साथ रह करके जीने का अनुभव है, ठीक है, देखने का। और मैं उसमें देखता था कि विद्यार्थी परिषद के लोग कुछ अजीब ढंग के होते हैं, और वो एक बगिया अलग छात्र संघर्ष समिति के कार्यक्रम को वो कुछ है तो अलग कुछ बना लेते थे, तो वो उस मूवमेंट में थे। एक दिन आ गया कि जयप्रकाश नारायण से, जो कि छपा, जयप्रकाश नारायण के आसपास क्या घटता था हम लोग उस स्थिति में नहीं थे, हालांकि हम लोग जेपी के घर जाते थे, यंग थे, पटना आते थे, तो वहाँ ये सब सब कुछ है। उनके उनके जो बाकी सभी लोग हैं उनसे उसी समय मिले थे, परिचय हुआ किशोर वैसे ही। लेकिन जयप्रकाश जी के यहाँ क्या चल रहा है वो तो समझने की कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन एक दिन अखबार में खबर छपी, और वो खबर थी कि अगर बिना हाफ पैंट पहने हुए आरएसएस का कोई व्यक्ति इस आंदोलन में है तो मैं नहीं जानता। इस बयान का मीनिंग उसी समय मैंने समझा था कि आरएसएस का व्यक्ति इस मास मूवमेंट में तो हो ही सकता है, लेकिन एज 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 आरएसएस लीडर मूवमेंट में उनकी कोई रिकॉग्निशन जेपी नहीं मानते हैं, उसको उन्होंने इनकार कर दिया। और उस मूवमेंट में सब तरह की शक्तियां थी। मेरे जिला में एक क्रिमिनल था, हालांकि उसका ये बात था कि वो कहता था कि तुम्हारे फादर से हम परिचित हैं, तो हमने उससे कहा था कि तुम मेरे चाचा तो नहीं हो जाओगे उसके बाद भी, क्योंकि इस मूवमेंट में हो बहुत होगा तो भाई हो गए। तो ये जो क्रिमिनल से लेके तरह तरह के लोग उसमें जरूर आए थे, लेकिन वो बगावत के मूड में थे, जान दे रहे थे। और आप लोग जिस आंदोलन को जानते हैं, आप में से कुछ लोग, ज्यादातर लोग नहीं, या ज्यादातर लोग उस आंदोलन में, अन्ना हजारे का आंदोलन में, वो एक अलग सेलुलाइट पर दिखने वाला एक दृश्य पटल पर चमकने वाला एक मूवमेंट था, चमकता था। और पहले तो 2 ही दिन के उपवास में बहुत उनको रिकॉग्निशन मिल गया था, फिर 13 दिन उपवास किए, तो वो इससे इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। सबसे हाईएस्ट जो जमावड़ा होता है वो जब अरविंद केजरीवाल छोड़ देते हैं तब अन्ना जो कैंपेन चलते हैं, वो तो मैंने एक हवलदार को एक आर्मी के रिटायर्ड जनरल ने हाईजैक कर लिया था, वो जो बाद में बीजेपी में चले गए और भी स्टेट मिनिस्टर हैं मोदी के यहाँ। तो वो दूसरी बात है। लेकिन उस समय अन्ना के आंदोलन में सबसे बड़ा जमावड़ा रामलीला मैदान में हुआ, तो वो पंकज जी उसमें जाते थे, और हम लोगों ने उस पर समालोचनात्मक शुरू से ही एक दृष्टिकोण रखा था। लेकिन हम ये नहीं कहते थे कि भ्रष्टाचार का विरोध कोई आंदोलन का मुद्दा नहीं है, जो कि कम्युनिस्ट लोग कहते थे कि असल भ्रष्टाचार तो मजदूर को मजदूर बना के रखना है,
तो हम लोग बताते थे कि विषय इससे तो बनता ही है कि एजेंडा भ्रष्टाचार मसला है, ठीक है, तो इसमें, लेकिन हम लोग उसके प्रति समालोचक थे। तो हम लोग की पत्रिका में 2 अंक में विस्तार, आज ही अरविंद अंजुम याद दिला रहे थे, आए थे वो थोड़ी देर पहले, और सर्व सेवा संघ के उपाध्यक्ष के साथ यहाँ, तो कि हम लोगों ने जन मुक्ति में इस पर विस्तार से लिखा था, जिसको श्रीनिवास जी ने लिखा। खैर चलिए, तो वो जो आंदोलन है, तो जितना लोग रामलीला मैदान में थे उतना लोग तो 3 दिन के बंद में, 3 दिन के बिहार बंद में मैं छपरा में था, रिविलगंज में था, ठीक है, और छपरा सिवान रोड पर मैं प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ्तार हुआ था। लेकिन वो छपरा नदी के उस पार है, उत्तर में है, और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर। तो वो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो सिटी में बंद के लिए, रेल रोकने के लिए जितने लोग थे, जितनी बड़ी संख्या थी, थाउजेंड्स में, क्योंकि कोई 25,000 कहता है तो 25,000 लोग रहेंगे तो उसको 1 लाख कहेगा, तो थाउजेंड्स में ही हम कह रहे हैं, माने उतनी संख्या जो है वो रामलीला मैदान में जितनी थी उतना तो एक प्रोटेस्ट कार्यक्रम में एक जगह सिटी में था, उतनी संख्या में लोग थे। और उसमें फिर गोली चली, 8 लोग उस गोलीकांड में वहां मारे गए थे, ठीक है। और राममूर्ति को जांच कमेटी के रूप में जेपी ने भेजा था, नागरिक जांच कमेटी, तो 8 लोगों को मैंने कमर से ऊपर गोली लगी थी, ये बात जो है। तो ये मैंने बिहार आंदोलन का ये था। तो इसमें से हम उस मूवमेंट में नीचे जहां थे, ऊपर के जो फैक्ट्स हैं वो हाईजैक हो जाने की बात नहीं आती है। जो हमारे साथी बताते थे कि अन्ना आंदोलन हाईजैक हो गया था, और अरविंद केजरीवाल रोज जाके स्वदेशी जागरण मंच के दफ्तर में शाम को मिलते थे, और क्या होता था हम उसको एग्जामिन नहीं किए, लेकिन यहाँ इसका कोई स्पेस नहीं था। डिस्पाइट दैट कि एक सज्जन थे जो एनजीओ करते थे, और वो ये मैंने ये आरएसएस से उनका, आरएसएस के टीम के व्यक्ति थे, नानाजी देशमुख, वह इस मूवमेंट में थे। और वो बंद 3 दिन के बाद 4 नवंबर को जो जेपी पर लाठी चली थी, तो उसमें नानाजी देशमुख उनके पास आ गए थे, और उन्होंने कलाई पर उस लाठी को लिया और तब छटक करके जेपी को लगा था। ये बात उस समय ही अखबारों में आई थी, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से नानाजी देशमुख को जयप्रकाश नारायण नहीं पहचानते थे, ऐसा भी बात नहीं। उनके कारण देश भर के समाजवादी बिहार आ रहे थे, और अपने स्रोत से कहीं वो रहते थे, और उस समय वो मूवमेंट में घूमते थे। जो लोग लौटे तो उन लोगों ने अलग अलग जगहों पर बिहार आंदोलन के बाद 77-80 के बाद डिफरेंट इशू पर मूवमेंट खड़ा किया। वो सोशलिस्ट लोग थे, अन्य लोग थे जो सोशलिस्ट पार्टी के बिखराव के बाद जेपी से दूर हो गए थे, जेपी के धुरी पर 74 आंदोलन के बाद आए। और ये बिहार आंदोलन की उत्तर गाथा है, और उत्तर गाथा ने मतलब जो हमने एक 40 पेज का आर्टिकल लिखा है जो प्रकाशित है एक किताब में, तो उस 40 पेज के आर्टिकल में मैंने जांचा है, तो उत्तर गाथा में जितने मूवमेंट हैं उनको हमको पता करना पड़ा उसको लिखने के लिए। 40 पेज का आर्टिकल बहुत समय का, मैंने महीनों के मेहनत का हम लोगों के लिए परिणाम होता है। तो उसमें उत्तर गाथा में, तो उसमें एक बात आती है चलते चलते कि असम मूवमेंट जब हुआ और उसको वाहिनी ने सपोर्ट किया, तो पहली बार ये तय कर लिया कि उसके बाद जो अखिल भारतीय कन्वेंशन होगा उसमें देश भर के युवा संगठन को बुलाएंगे, लेकिन विद्यार्थी परिषद को नहीं बुलाएंगे। तो विद्यार्थी परिषद इसमें मैंने कहाँ था और कहाँ नहीं था, एक समय मैंने साथ तो नहीं था, उसके कैरेक्टर में नहीं था। और मैं तो यंग था, बहुत यंग, लेकिन हम किसी भी पार्टी मुख्यालय में जाते थे, और उसके कमांडिंग हाइट जो सबसे बड़े लोग हैं, कमांडिंग हाइट शब्द यहाँ सही नहीं है तो इकोनॉमी में आता है, उसके सबसे बड़े लीडर हैं, वो अलग से आकर के ऑफिस से निकल के हमसे वाहिनी के मोरालिटी के बारे में, अंतरजातीय विवाहों के बारे में हमसे बात करते थे। तो मैं इन सब बातों के आधार पर ये कहना चाहता हूँ कि ये हमको कभी भी महसूस नहीं हुआ। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डायनेमिक्स ऑफ डेमोक्रेसी में एक अभिषेक प्रियदर्शी हैं जो बहुत तकरीर करते थे कि आप इसको मैंने इंटरप्रेट कर रहे हैं उस समय की परिस्थिति को। तो मैं आपको मैं ये मानता हूँ कि मुझे कुछ इंटरप्रेट करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी है। इसमें आरएसएस के बारे में अब मैं खत्म करता हूँ कि आरएसएस के बारे में पहला बयान ये है, दूसरा बयान भी आया उसी बीच में आरएसएस के बारे में जयप्रकाश नारायण का, दूसरा बयान उसके कई महीने के बाद, सालों बाद तो नहीं होगा, 2 साल का तो मूवमेंट ही था इमरजेंसी के पहले।
तो दूसरा बयान जो आया उसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस को डिकम्युनलाइज करना चाहिए अपने आप को, और आरएसएस को अपने दरवाजे को सभी धर्मों के लिए खोल देना चाहिए। तो आरएसएस के बारे में उन्होंने टुवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन नाम के 4 वॉल्यूम में संकलित रचनाओं में एक चैप्टर में जितना विस्तार से उसके खतरे के बारे में बताया है, उससे यह शिफ्ट था। वो बताते थे कि आरएसएस को डिकम्युनलाइज अपने को करना चाहिए, जिसको कुमार प्रशांत लिखते हैं कि आरएसएस के बारे में आरएसएस के लोग क्लेम करें कि जेपी हमारे नजदीक थे, इन बातों को मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद क्लेम करें, वो कर नहीं सकते हैं। आरएसएस के लोग, जयप्रकाश नारायण उनके पक्ष में भी जिस बयान को लेते हैं उसी को दोहराए वो, तो चूंकि उनको इससे प्रभावित नहीं होना था, ये था। हमारे यहाँ बीएसए का एक बैकग्राउंड से निकले हुए पत्रकार थे अंग्रेजी के, और वो दिल्ली चले आए थे, और मैं इन लोगों से जब कहीं जाता था मिलता था। अशोक सिंह और मधु सिंह पति पत्नी दोनों मूवमेंट से, माने वो उस परिवेश से निकले थे, पोस्ट बिहार मूवमेंट इरा में जो एक डेमोक्रेटाइजेशन कैंपस का हुआ था, उसमें लड़के लड़कियां तेजस्वी लोग, सामाजिक बोध वाले लोग काफी जाने गए। तो उसमें अशोक सिंह, तो अशोक सिंह ने मुझे बताया था विपिन चंद्रा के किताब के बारे में, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने इसको लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स से इसके ऊपर। तो मैंने कहा कि आप पढ़ लिए किताब, दिखाइए। तो बोले कि ना ना, हम तो उसका आलोचना जो छपा था या उसका जो क्रिटिक छपा था उसी को पढ़ के लिख दिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अरशद अजमल हो, चाहे अशोक सिंह हो, और चाहे नंद किशोर सिंह हो, जो सीपीआईएमएल के लीडर हैं बड़े वर्षों से, वो भी 50 साल से कंसिस्टेंट है, तो इन सब लोगों ने एक लाइन में, मैंने वो भी, मैंने जो कम्युनिस्ट सीपीआई बैकग्राउंड के जो कम्युनिस्ट हैं उनके मुकाबले अन्य कम्युनिस्ट ने एक लाइन में इसको रिजेक्ट कर दिया, एकदम से रिजेक्ट कर दिया। हालांकि मतलब कहीं ना कहीं बिपिन चंद्रा के इस लिखित किताब का असर पड़ा, क्योंकि विनोद जी की बेटी जो है गुड़िया, उसका नाम अभी भूल रहे हैं, जो प्रोफेसर है अभी, तो वो जेएनयू में पढ़ रही थी, तो वो इस किताब का ब्रीफ लेके पढ़ रही थी, और विनोद जी ने कहा कि ये बहुत परेशानी का सबब है, तुम इसको समझाओ। तो वो उससे इन्फ्लुएंस थी विपिन चंद्रा। तो डॉक्यूमेंटेड फैक्ट विपिन चंद्र द्वारा, जिसमें डेविल कोटिंग कैसे कहा जाएगा कि वो कर रहे हैं, कोई कहेगा नहीं, वो तो एक स्कॉलर थे। लेकिन उनका जो जिस परसेप्शन से उन्होंने हिस्ट्री एक बार गलत लिखा और सुधार के फिर गांधी और कांग्रेस को पढ़ के लिखा, उसी परसेप्शन से, गलत परसेप्शन से उन्होंने ये लिखा है थीसिस, और लिख करके वो गुजर भी गए। हम लोग का हसरत गांधीयन संस्थानों की कमजोरी की वजह से पूरा नहीं हुआ। विपिन चंद्रा को दिल्ली हम लोग बुलाते तो आते नहीं, तो बुला करके और वहां पर उनके साथ हम लोग पॉलिमिक्स करें, चर्चा करें, उनसे समझने की कोशिश करें कि क्या कहते हैं। अब मेरे बात इस तरह से हो गया है, हमारी बात से हम लोग असल में भाऊ बचाव में बोल रहे हैं। क्या जरूरत है एवढा बचाव का? वो बहुत बड़ा तुला मूवमेंट। ठीक भाऊ की भाऊ फोन आ रहा सुनला अरे हाँ जी, क्या? पूरा करें अशोक भाई। हाँ, तो वो बहुत बड़ा मूवमेंट था, और उस मूवमेंट के को मैंने रक्षात्मक तरीके से उस मूवमेंट की तरफ से बोलने का कोई मतलब नहीं है। वैसे मैंने एक जो उत्तर गाथा लिखी थी बिहार आंदोलन की, उसका एक परिशिष्ट है, वो 3 पेज का है, और वो परिशिष्ट उस किताब में नहीं छपा, लेकिन मेरे पास होगा कहीं ना कहीं। तो वो परिशिष्ट में मैंने रामचंद्र गुहा, सच्चिदानंद जेपी के जो सेक्रेटरी थे, और विपिन चंद्रा, ये तीनों को लेके उनको उदाहरणों को एक दूसरे से काट कूट करके मैंने उसका उसका भिड़ाया है उसमें, और इस तरह से मैंने एक नतीजा दिया है, सचिदा बाबू के तर्कों को दिया है। तो रामचंद्र गुहा भी हिस्ट्री के पोस्ट मूवमेंट एरिया के संदर्भ को इंडिया आफ्टर नेहरू में एक चैप्टर में लिखते हैं, और उन सभी बातों को लिखते हैं जिनके बहुत विस्तार में मैंने अपना लेख लिखा है। मैंने उनके किताब में देखा, एक छोड़ के वाहिनी को उन्होंने रिफरेंस में नहीं लिया है, बाकी सब कुछ पीयूसीएल से लेके फिर पोस्ट मूवमेंट इरा में पीयूसीएल बनता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए किताबों के बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। मैंने पर्यावरण ये डेवलपमेंट का विवेकीकरण का मूवमेंट, उसमें गंधमार्दन मूवमेंट सफल होता है। इसके बाद फिर मैंने जो उजाड़ दिया जाना आसानी से किसी प्रोजेक्ट के लिए, इसके विरोध में नर्मदा का वाहिनी का आंदोलन। नर्मदा में 2 पैरेलल धारा है, मेधा पाटकर और वाहिनी। तो मेधा पाटकर नो डैम करती हैं, लेकिन वाहिनी के लोग जो हैं उन्होंने पुनर्वास करवाया है 100%।
तो इस तरह की जो धाराएं निकली देश भर में, हमारे मूवमेंट से जो 10 सघन क्षेत्र निकले देश भर में, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र में कई पॉकेट थे, मैंने यूपी में 2 पॉकेट बना था। वो बोधगया मूवमेंट की तरह लंबा नहीं चला। बोधगया मूवमेंट शुरू हुआ और चल ही रहा है, और गांव अभी भी उसमें 250 गांव जुड़े हुए हैं। तो वैसा लंबा नहीं चला, लेकिन ये सब मूवमेंट हैं और अन्य तरह के कई मूवमेंट हैं। तो इसमें एक असम आंदोलन के समय ऐसी स्थिति आ गई कि अगर इसको आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के फोर्स को, जिससे आसू ने भी दूरी बना ली थी, ठीक है, तो हम लोगों ने वो अखिल भारतीय असम आंदोलन समर्थक छात्र युवा सम्मेलन किया था, जिसमें आसू का सारा लीडरशिप आया था, और वो बहुत सफल सम्मेलन था, क्योंकि उसमें जो सहमति आसू के साथ बनी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव को कई गतिरोधों को तोड़ना था, तो असम कन्वेंशन के लिए हमारे ही सहमति पत्र को उसने पेश कर दिया। इसका मतलब हुआ कि वो मान गया राजीव गांधी, और ये लोग तो इतना प्रोत्साहन किए ही थे, तो वो ढीला हुआ, डिमांड की दूरी घटी, और इस तरह से असम समझौता हुआ था। तो उसमें आरएसएस या विद्यार्थी परिषद के मैंने आरएसएस के अनुषंगी या विद्यार्थी परिषद के लोगों को नहीं बुलाया गया था, तय करके नहीं बुलाया गया उस समय तक जो 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 बना सिचुएशन। तो ये सब बातें हम आपको पूरा विस्तार से आपके सामने रख चुके हैं, और हम बोल ही रहे थे तो एक बात, हाँ, अपूर्वानंद। तो अपूर्वानंद के बारे में खुल के बोलना मेरे मन के बात को, क्योंकि हमारे वो मैंने युवा साथी हैं, पटना यूनिवर्सिटी से निकले हम लोग के बाद में, और हम लोग उनके प्रति प्रेम, फिर हम लोग उनके प्रति संदेह करने लगे, और फिर हम लोगों ने लगा कि पूर्वानंद का अपना जो कैरियर है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उससे उन्होंने मुकाम पाया है। भारतवर्ष में अनेक लोगों ने योग्यता से ज्यादा, माने ये एयरपोर्ट पर लोगों को रिसीव और ड्रॉप कर करके और किसी बड़े आदमी का पीछा करके बनाया है। तो इससे ज्यादा अपूर्वानंद के बारे में बोलने के लिए यहाँ स्पेस नहीं, वो यहाँ है नहीं। लेकिन अपूर्वानंद का ये सब जो बात है वो एकदम सगुफाबाजी है। 74 आंदोलन पर एक बार लिख दिए, और हुआ क्या कि उसका जवाब बहुत विस्तार से ये दिए इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता के एडिटर प्रभास जोशी। अब वो अपूर्वानंद के जिस आरोप को हम लोग इग्नोर करना चाहते थे वो एकदम केंद्र में आ गया, और अपूर्वानंद के आर्टिकल्स जो हैं इस तरह से ही आते हैं जिसके केंद्र में वो आ जाते हैं। जैसे बहुत बोल्ड एक आर्टिकल है, माय सन, क्या नाम है उसका, जो जेएनयू से पकड़ा गया था लीडर, उमर खालिद खालिद माय सन। इंडियन एक्सप्रेस में अपूर्वानंद अखबारों के दफ्तर में एडिटर्स के यहाँ जाते हैं, बैठते हैं, पटना से वो था, यंग एज से। तो वो उनके अपने धारा के लिए उनका एक अम्बुल काम था प्रेस को मैनेज करना। लेकिन उनके मैंने इस बयान पर, अब ये जो बाकी सब जानते हैं, याद है, क्योंकि उनके ऊपर ये भी है, एक बार शैवाल गुप्ता ने, ये सब लोग जो होते हैं ना, वो लोग हिस्ट्री के डिफॉल्ट से बड़े जगह पर चले जाते हैं। तो शैवाल गुप्ता ने एक बार कह दिया कि वो जो लिबरलाइजेशन की धारा, मैंने ब्रिटेन वुड्स के प्रभावी होने के बाद जो दौर चला था, तो उससे कहा कि वो जेपी मूवमेंट से खड़ा हुआ था। हम लोग मानते थे कि लिबरलाइजेशन तो पीपुल्स एजेंडा होता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ भी उसी एजेंडा पर उन्हीं के नारों को लगा करके कुछ खेलता है कारपोरेट लोगों के लिबरलाइजेशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि नारा लगा था वहीं से, तो हम उसको उनको बोले थे, उसमें हेमंत जी, शायद शुभमूर्ति जी, ये सब लोग थे उस समय, वो बोले थे। तो मैंने वो मीटिंग के बाद उनसे कहा कि आप प्रवीण नारायण दास को तो पढ़ते हैं, आप जानते होते तो है नहीं। मैंने बहुत कड़िया ये ली थी। मैंने कहा था कि ये तो नारा पाकिस्तान में कमांडिंग हाइट के खिलाफ लगता है, इंडिया में लाइसेंस कोटा परमिट राज के खिलाफ नारा लगता है, और रशिया में माने कमांडिंग हाइट के इकोनॉमी के खिलाफ लोग सुगबुगा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है ही, जहां स्टेट कंट्रोल है वहां जो समस्याएं हैं उससे निकलने के लिए तो नारा देते हैं। तो बिहार आंदोलन में भी वो लाइसेंस कोटा परमिट राज के बारे में नारा लगा था। आक्षेप की क्या बात है, ये तो बिहार आंदोलन के परिचय को लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे। तो इससे आप, हम लोग डंकल ड्राफ्ट से ब्रीफ ले लिए और आईएमएफ के मंसूबे के साथ हो गए। ये पीपुल्स, मैंने हमारे इस स्लोगन को आईएमएफ वाले भी लिख देते हैं। मैंने चलिए उसमें इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। तो ये सब लगता है इसमें। अपूर्वानंद ने 74 पर लिख दिया तो उसको
महत्व दे दिया आपको इन्होंने, क्या नाम है, और अभी इसको पकड़ लिए हैं संदीप जी कि गाय पर कुछ नार दे दिया। उनसे पूछ भी रहे हैं और प्रूफ भी कर रहे हैं, प्रमाण भी देंगे। अरे भाई, खुद अपूर्वानंद का कोई प्रमाण नहीं है, वो थे भी नहीं उस मूवमेंट में, तो क्या प्रमाण उसमें से देंगे? वो कोई नाम होता तो तुरंत बता देते और हम लोग कहते कि हाँ ये आदमी था मूवमेंट का और वो ऐसा कह रहा है, अपूर्वानंद को कहा है। हम तो मैंने किसी का ले लें, अब बोल दें तो इसलिए आपको इसमें मतलब सबसे बड़ी बात है कि जब आपका, मैंने इसी लाइन से हम खत्म करते हैं कि जब कौआ कान ले जाए, कहावत है, तो आप कौआ के पीछे भागिएगा कि कान देखिएगा? तो अपूर्वानंद हमारा कान ले गए, ऐसा कह दिया आपने, संदीप भाई ने। तो हम तो देख रहे हैं कि मेरा कान अपनी जगह पर है, और हम तो जानते हैं कि ऐसा कोई नारा नहीं लगता था, कोई ट्रेंड नहीं था। मियाँ गफूर की दो पहचान, हाथ में लवली मुंह में पान, इसको पसंद नहीं किया जाता था, लड़के लोग लगा देते, सब तरह के लड़के थे। ये नारा हमको मालूम है, ये नारा मैंने कभी नहीं सुना। मतलब ये है कि जिससे कि मुसलमान लोग इसको रेफर करते हैं कि कैसा हेट्रेड एक मुस्लिम चीफ मिनिस्टर हुआ था, उसके बारे में कैसी कैसी बातें 74 में कही जाती थी, जो कि हम लोग नापसंद करते थे। जाहिर है जयप्रकाश नारायण तो खैर, मैंने इमरजेंसी में उनके अपने पुत्र तुल्य एक अश्वनी जी ने नारा लगा दिया इमरजेंसी में, जब जेल से बाहर आए तो, कि इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। तो जयप्रकाश नारायण उस पर रोने लगे थे, रूंध जाते थे, समझ गए ना? तो रोने लगे थे और कहते कि काउवर्ड हो तुम लोग, इस तरह का नारा लगाते हो किसी जीवित व्यक्ति के लिए, मुर्दाबाद। तो वो ठीक बात है नहीं अशोक है। भाई, अब थोड़ा समेटें क्योंकि हो गया, समय ज्यादा हो रहा है। हम कह ही रहे थे कि जी ये जो अपूर्वानंद के इस बात को रिफरेंस में लेने का, वो अपना बोलते रहे, घूम घूम कर कहते रहे, गांधी कथा ठीक कहते है। रहे। और आज जब 74 आंदोलन जैसे इनलाइटेंड मूवमेंट की जरूरत है, सबको जरूरत है, सब लोगों को, जी जी इसलिए कि डिक्टेटर जिस तरह का आ गया है, तो उसमें वातावरण डेमोक्रेटिक, इनलाइटेंड और प्रोग्रेसिव चीजों के लिए स्पेस बनाने वाला मूवमेंट, इसकी जहां जरूरत है, जो कि हम लोग चाहें तो नहीं कर पा रहे हैं, उस समय आप मैंने एकदम गैर जिम्मेदाराना आक्षेप और इस तरह का कौवा कान ले जाने वाली कहानी कहें, तो इससे ये बात खुद सिद्ध होता है कि हम लोग जो उनके बारे में संदेह करना शुरू किए, तो वो सही है। इसलिए इस पर चिंता अपूर्वानंद के बारे में की जाए, न कि ये नारा वहां लगा था कि नहीं लगा जाए, खोजा जाए। धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से बातें रखी। आ, इस बीच कुछ और सवाल सतीनाथ जी लगातार इस पे पोस्ट करते जा रहे हैं, इसका जवाब आपने दे ही दिया कि जेपी क्यों मजबूर हुए इंदिरा गांधी को हटाने की मांग को लेके। एक और सवाल उनका है कि, ये मैं रख दे रहा हूं ताकि आगे बोलने वाले मंथन भाई अगर इस पर कुछ टिप्पणी कर सकें तो कर देंगे, और फिर मैं चाहूंगा कि अंत में मणिमाला जी भी कुछ बात रखें। तो जयप्रकाश ने एक जगह कहा है कि 7 क्रांतियां जो हैं वो किस प्रकार की हैं: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। तो ये जो समाज में बदलाव होना है वो सर्वोदय के आदर्शों के अनुकूल होना चाहिए। तो जेपी को क्या ये जो उनके विचार थे, क्या वो सरकार नहीं मान सकती थी और अपने कार्यक्रमों में शामिल कर सकती थी? एक सवाल उनका ये है। दूसरा ये है कि अभी तक किसी ने इस पर टिप्पणी नहीं की कि जयप्रकाश ने सेना का आह्वान किया था कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत करे, और ये उनको लगता है बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये तो आर्मी जो है सत्ता अपने हाथ में ले सकती थी। और तीसरी बात उन्होंने पूछी है कि वो, ये तो मुझे लगता है आ गई है कि जेपी को अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड क्यों लेना पड़ा, वो तो आपने रख ही दिया कि जो उनकी बातचीत हुई। ठीक है, अब मंथन भाई आप आ जाएं। संदीप जी, आवाज जा रही है मेरी? जी एकदम आ रही। हाँ, तो आपसे एक है कि सहभागी वक्ता के बदले मुख्य वक्ता की तरह बोल के प्रियदर्शी जी समय का ऐसा दबाव डाल दिए हैं कि लगता है कि हम बोले या नहीं बोले, क्योंकि 10 15 20 मिनट की तैयारी लगभग हमारी जो थी उसमें और लोगों पर अनावश्यक दबाव हो जाएगा। तो एक प्रस्ताव मैंने, आप सोच लीजिए कि या तो हम बोलें या फिर अगले कभी 6 12 या कभी भी बोलने का मौका दे सकते हैं, या नहीं भी दे सकते हैं। उस हिसाब से आप सोच लीजिए, तय कर लीजिए।
नहीं नहीं, आपको तो बोलना ही है क्योंकि आपने वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है पिछले तो देखिए, कुछ हम अब संक्षिप्त में, अधिकतम संभव ठीक संक्षिप्त ठीक। में हम आ रहे हैं, जी। और समय का अनावश्यक दबाव आ गया है। पहला तो है कि इस चर्चा का जेपी की विरासत पर हम लोग सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं उसकी वजह कुछ आलोचकों की के द्वारा पेश की गई बातें। तो इस पूरे प्रसंग का तीन पहलू है। एक तो है कि जो चीजें पेश की जा रही हैं वो कितनी तथ्यात्मक हैं, या उनके पीछे क्या दृष्टि होनी चाहिए। दूसरा है कि जो आलोचक हैं उनका भी वर्गीकरण होना चाहिए कि किस आलोचक को किस तरह की आलोचना के लिए किस तरह से ले। मैंने सबको बराबर से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आलोचना में पूर्वाग्रह से लेकर तथ्यहीनता भी हो सकती है और बहुत तथ्यपरकता भी हो सकती है। और तीसरा बात है कि वो कौन से तथ्य हैं जिसके आधार पर ये साबित होता है कि ये जो आलोचक बोल रहे हैं वो गलत है। ये तीन है। मूल सवाल जो है वो ये है कि जेपी की जो विरासत थी, जेपी ने जो अपनी दिशा बनाई थी, वो 74 के बाद उसका उन्होंने उल्लंघन किया, या उसके अलग बात जगह दिशा में वो चले गए कि नहीं चले गए, इस पर हमको सोचना है। मैंने मूल बात यहाँ है। तो पहले तो है कि हम फैक्ट पर जो बातें आई हैं उस पर आ जाएं कि गफूर गाय खाता है, ये कहाँ नारा लगा, नहीं लगा, क्या लगा, इसका कोई फैक्ट जब तक नहीं आता है तब तक इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी उसके हिसाब से इस तरीके से जरूर सोचें कि मान लीजिए कहाँ लगा, वो माइक पर लगा, जेपीजी सभा में थे वहां लगा, गांधी मैदान में लगा, या किसी गांव में अगर लगा, जो बताते हैं, अगर पूर्वम बताते हैं कि लगा, तो वो किन लोगों के द्वारा लगा। मान लीजिए कि वहां केवल आरएसएस के लोग होंगे, वहां लगा, तो उसको आंदोलन का नारा लगाना, नारा मान लेना और उसको आंदोलन के चरित्र पर आरोपित कर देना सही होगा क्या? इस तरीके से सोचने लगा कि पहले तो कि जितने हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से नहीं लगा, हम लोग और लोगों से पूछ लिए, लेकिन लगा जो बता रहे हैं, अभी तक गांव का नाम नहीं बताए हैं। पूर्वा अपनी टिप्पणी में जो जवाब दिए हैं, जो कि संदीप जी भेजे, उस पर बात आई है। दूसरी बात ये कि इजराइल के बारे में कुर्बान अली जी, दो खास लोग हैं, पूर्वानंद और कुर्बान अली जी, जो इस जेपी को की आलोचना का और सोशलिस्टों के प्रति आलोचना का बीड़ा उठाए हुए हैं। अब क्यों उठाए हुए हैं, क्या उठाए हुए हैं, दोनों में कैसे करें, लेकिन कुर्बान अली जी कहते हैं कि जो इजराइल के बारे में उनका स्टैंड है उस पर क्या कहेंगे। इजराइल के बारे में क्या कहा जेपी ने, क्या कहा लोहिया ने, हम जो आज तक पढ़े उसमें ये कहा कि इजराइल की कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहां क्या जो ग्रामीण सामुदायिकता की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, फिलिस्तीन के साथ उसका रिलेशन अच्छा है, फिलिस्तीन को वहां अधिकार नहीं है, इजराइल का अधिकार है। और इजराइल के पक्ष में इजराइल की जो भूमिका रही है उसके पक्ष में कोई बयान दिया क्या, ऐसा अगर हवाला आता है तब सोचने की बात होगी। ऐसा हवाला हमारी नजर में नहीं है। और वो फिलिस्तीन के खिलाफ जाकर अगर इजराइल का समर्थन करते हैं, ऐसा कोई बयान आएगा तो हम लोग मानेंगे कि वो गलत बयान है। अगर ऐसा कोई पेश होता है तब, तो उस संदर्भ में उसमें हम लोग की राय जो आएगी। तो ये संदर्भ, दो संदर्भ का इसमें है। अब थोड़ा सा हम आते हैं आलोचकों की श्रेणी पर। तो देखिए कि दो लोग, पूर्वानंद और कुर्बान अली, जिसको कहते हैं कि जब तब अचानक मूड बनता है और इसमें आ जाते हैं। हम इस कारण से बोल रहे हैं कि हमने और आलोचकों का देखा है। वीर सिंह संघवी लिखते हैं, विदेश के एक राइटर लिखते हैं, वो जेपी की जब आलोचना करते हैं कि संघ को लाना सही नहीं था, ये जो आलोचना करते हैं, तो उसके उसमें दिखता है कि वो एक विश्लेषण कर रहे हैं, तटस्थता है, और ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, उनकी सदिच्छा है। अब पूर्वानंद के संदर्भ में विश्लेषण में वो एक जगह भी नहीं दिखता, उसका कुछ हवाला भी आपको हम देंगे। और इस कारण से उसको, जिसको इस कारण से उनका जेपी के बारे में जो टिप्पणी है, इस कारण से उसको भी समझना जरूरी है कि वो क्या क्या करते रहे हैं, टिप्पणी के संदर्भ में भी क्या है वो समझने की जरूरत है। तो वो जानना उसमें जरूरी है। और हम लोग के अंदर भी लोग हैं कि ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता, उसमें हम यही बताते तुरंत कि अगर पूरे संदर्भ के साथ बयान कुमार प्रशांत ने लिखा है,
के बारे में लिखा है। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि अगर जेपी ए शब्दावली इस्तेमाल अंत में भी नहीं करते, उसकी जगह पर दूसरी शब्दावली इस्तेमाल करते कि अगर जनसंघ फासिस्ट है तो हम भी फासिस्ट हैं इस कारण से, आंदोलन में समर्थन के कारण से, तो ज्यादा अच्छा होता, या ये नहीं बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। इस भाषा में शब्दावली में कर सकते हैं। पूरे आलोचना को इस संदर्भ में भी समझने की जरूरत है, जो राकेश ने शुरू में कहा कि जो तैरता नहीं रहा हो कभी, वो तैराकों का की कमियों का विश्लेषण करता है। यानी जो आंदोलन की गतिशीलता नहीं समझा है, किसी जन आंदोलन में नहीं रहा है, वैसे लोग आंदोलनों की गतिशीलता की जगह पर सैद्धांतिक सूत्रों के आधार पर, तथ्य वाली तो बात, तथ्यहीनता की बात तो बाद में है, वो करने लगे तो एक बहुत बड़ा वो संकट हो जाता है। और जैसा कहा जाता है, जेपी कहते हैं जो कि किसी क्रांति के बाद संविधान जो बनाते हैं वो कानूनविद नहीं बनाते, वो क्रांतिकारी नेतृत्व बनाता है। तो उसी तरह से किसी भी आंदोलन का मूल्यांकन, सही ढंग का मूल्यांकन उस गतिशीलता को समझने वाले लोग कर सकते हैं। इसको समझने की जरूरत है, जो आंदोलन में शामिल लोग कर सकते हैं। अब हम कुछ टिप्पणी बता रहे हैं कि इसके पहले स्क्रॉल में आया था, अपूर्वा जी का एक ये आया था विश्लेषण, इसी पर आया था। तो हमें उसका कुछ टिप्पणी कर दे रहे हैं जिससे पता चलेगा हमें उनके बारे में, उनके जो लिखा हुआ है वो बता दे। हमें जेपी आंदोलन के बारे में एक ईमानदार और स्पष्ट चर्चा की आवश्यकता है। कई लोगों ने, ध्यान दें, कई लोगों ने सही कहा है कि इसका एकमात्र लक्ष्य आरएसएस को मुख्य धारा में लाना और उसको केंद्र में लाना है। ध्यान दें, यानी जेपी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था आरएसएस को मुख्य धारा में लाना। जेपी ने उसको बाहों में इसलिए लिया क्योंकि उन्हें अपने उद्देश्य के लिए एक सेना चाहिए थी और केवल आरएसएस ही उसे प्रदान कर सकता था। जेपी ने मूल गांधीवादी सिद्धांत से समझौता किया। उसी तरह से एक जगह बोलते हैं कि लोहिया, और उसी जिक्र में कहते हैं कि लोहिया ने एक सभा में कहा था, उनके पिताजी कहते हैं कि लोहिया ने एक सभा में कहा था कि लोहिया की शिकायत थी कि संभावित प्रधानमंत्री के रूप में उनके दावे को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि वो ज्यादा अधिक उपयुक्त उम्मीदवार थे। जेपी का जो कविता है कि मैं नहीं बन सकता प्रधानमंत्री, क्या वो उनकी हीन ग्रंथि थी, तथ्यहीनता थी, और वो चाहते थे, इस कारण से उनकी रंजिश थी। इस तरह की बातें उनके इसमें है। और अभी भी वो जो टिप्पणी की है, ध्यान दें कि अभी भी जो टिप्पणी उनकी आई है, जो संदीप जी के इस पर ही आई है, संदीप जी जो भेजे हैं कि अगर लोग तानाशाही से संघर्ष को जेपी की विरासत मानते हैं तो वही करें, संप्रदाय या बहुसंख्यकवाद से संघर्ष को उसमें जोड़ा जा सकता है, हालांकि वह 1974 के पहले की जेपी की विरासत कही जाएगी। दूसरी जगह लिखते हैं अपनी टिप्पणी, चर्चा से लाभ नहीं लगता क्योंकि यह समझा जा सकता है कि जेपी या जेपी आंदोलन के वस्तुपरक मूल्यांकन की उम्मीद उनके अनुयायियों से करना कुछ ज्यादती है। यानी वो मानते हैं कि वो हो ही नहीं सकते। और स्क्रॉल वाले किताब में, स्क्रॉल वाले लेख में वो लिखते हैं कि संघर्ष वाहिनी के लोग जेपी की, जब आडवाणी की रथ यात्रा थी तो संघर्ष वाहिनी के लोगों पर हमला हुआ, उनका टेंट जलाया गया, उसका जिक्र करते हैं। उसी में ये भी लिखते हैं कि संघर्ष वाहिनी के कुछ लोग, संघर्ष वाहिनी के कुछ लोग मानते हैं कि जेपी का वो करना गलत है, यानी जेपी के प्रति ओपन है संघ वाहिनी के लोग, ये भी बोलते हैं। और दूसरी जगह बोलते हैं कि जेपी इस कारण से किए, लोहिया को आकांक्षा थी प्रधानमंत्री, वो कॉम्प्लेक्स था, इस तरह की बात करते हैं। यानी उनके पूर्वाग्रह इतना से उतना उग्रसित है कि उनका नहीं दिया है उसका कुर्बान अली के बारे में हम नहीं कह सकते हैं, इस कारण से उनके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अपूर्वा जी के बात को कैसे समझना चाहिए वो समझना भी संदीप जी और बाकी लोगों को जरूरी है, उस कारण से हमने इसको संदर्भित किया। पर देखिए फैक्ट वाली कुछ और बातें हैं, लेकिन उसको भी छोड़ दें इस पर कि अभी सत्यनाथ चौधरी जी जो एक बात बोल रहे हैं उस पर ही पहले हम अपनी टिप्पणी कर दें। सेना को या पुलिस को जेपी ये कहते हैं कि आप ऑर्डर नहीं मानिए। कैसा ऑर्डर? संविधान, जो संविधान के विरोधी हो,
यानी संविधान में मूल अधिकार के संदर्भ में जो बातें हो, संविधान की मूल भावना के विरोधी हो, तो क्या सत्यनाथ चौधरी जो बाकी लोग एक कहते हैं कि सरकार का जो भी ऑर्डर हो संविधान का विरोधी ही हो, डिक्टेटरशिप की भाषा में हो, तब भी चूंकि सेना को बात मानते रहना चाहिए, यानी सेना में कोई नैतिकता, कोई मानवीयता नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो उसका जवाब हमारे इस काउंटर क्वेश्चन में है। अब हम ये कहते हैं कि देखिए क्या आएगा। जेपी की विरासत में सांप्रदायिकता का विरोध या जितना था, वर्ग संघर्ष की बात फिर से नए सिरे से आई 74 आंदोलन में जेपी के साथ, और लोकतंत्र की विरासत में लोकतंत्र की बात शुरू से थी, सांप्रदायिकता का विरोध शुरू से था, और वो 74 के बाद भी रहा। इसका कुछ नमूना आपको बताते हैं। जातिवाद, छात्रवाद संघर्ष वाहिनी का बनना, उसमें जाति और धर्म का भेदभाव नहीं मानेंगे, एक कहना। वैसे लोग छात्रवाद संघर्ष वाहिनी में वही लोग आएंगे जो जाति धर्म की बात नहीं मानेंगे, एक कहना। फिर नक्सलाइट जो बाद के समय में नक्सलवादियों को रिहा किया जाए, ये अपील करना, जनेऊ तुड़वाने का आह्वान करना, और संघ पर टिप्पणी करना कि मुसलमानों के लिए और महिलाओं के लिए दरवाजा खोल दें, ये सांप्रदायिकता की दिशा में सांप्रदायिकता का विरोध का तत्व इसमें है या नहीं, ये खुद से सोचने की उसमें जरूरत है। फिर हम एक और संदर्भ उसमें संक्षिप्त करते हुए थोड़ा सा वही बोले कि अनावश्यक प्रेशर दिमाग में उसका आ गया है, थोड़ा ज्यादा संतुलित तरीके से बोल सकते थे। लेकिन देखिए क्या है कि 1978 के बाद जो हुआ, 1978 के बाद जो हुआ उसका दोष कम से कम हम लोग जेपी पर नहीं बढ़ सकते। इतना ईमानदारी, इतनी नैतिकता होनी चाहिए किसी को भी कि उस पर नहीं बढ़ सकते। 1900 उसके पहले जो सवाल उठाए। अब देखिए कुछ चीजें हैं जिनके आधार पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं। 1967 में जनसंघ को कितना वोट आया, 1971 में जनसंघ अगर साथ में था मोर्चे में तो कितना वोट आया, 1984 में कितना वोट आया, और 1967 और 1980 में जो वोट आया गैर कांग्रेस पार्टियों को, वो कितना आया। इस तरह सारी चीजों के आकलन से हम समझ सकते हैं कि कितना बढ़ा है, भाजपा को जनसंघ को बढ़ाने में कितना रोल आंदोलन करा। लेकिन एक तथ्य जो सामान्य तथ्य है, अभी तक बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती मिलती रही है। अभी तक बिहार में एक छत्र नहीं हुआ है, भाजपा एक छत्र नहीं हुई है, और 74 आंदोलन का मूल आधार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश था। इस तथ्य को ध्यान रखने का संदर्भ है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। फिर हम 1984 से लेके एक बात और अगर ध्यान दें, जो चुनाव वोट के जानकार होंगे, कि हम देख रहे थे कि लगभग लगातार बढ़ते बढ़ते 1952 के बाद 57 वगैरह होते हुए लगभग 6-7% वोट जनसंघ और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को आता था। हमने 6 से 8% का वोट उन लोग का रहता था। ये हम एक बार आकलन बहुत पहले से देखते थे हैं। और 1984 से वोटों का आकलन देखें, विकिपीडिया से हम तलाश रहे थे, जिसमें पॉइंट का कुछ फर्क पड़ सकता है, वो ज्यादा का फर्क नहीं है। 1984 में 7.7% वोट जनसंघ भाजपा को, 1989 में 11 कुछ वोट, 1991 में 20.11 वोट, 1996 में 20.29% वोट, 1998 में 25.59 वोट। उसके बाद 1990 से लेके फिर थोड़ा सा 1-2% भाजपा का घटा है, यानी 7% वोट जो लगभग 67 में जनसंघ के पास था 6%, वो 1984 में अलग होने के बाद 7.74% वोट ही रहा। उसका वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, यानी और राजनीतिक रूप से जनाधार के रूप से भी बहुत मजबूत नहीं हुई जेपी के आंदोलन में आने की वजह से। और जो इसका संदर्भ देखें और वो ध्यान दें कि कितने लोग शाखा के लोग जेपी के आंदोलन की वजह से शाखा छोड़ के वाहिनी और दूसरे संगठनों में, प्रोग्रेसिव संगठनों में आए, इसका अगर सर्वे करेंगे तो और वास्तविकता पता चलेगी। तो इस तरीके से एक कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर भी ये अंतर बहुत नहीं पड़ा है। तो इन सारे चीजों के आधार पर और अभी जो है बिहार के स्तर पर कम से कम दूसरा और संदर्भ कि अगर एक कहिए कि अगर जो जनसंघ बढ़ा उसकी जगह पर अगर सीपीआई और बाकी लोग अगर 74 आंदोलन में रहते तो उनका जनाधार बढ़ता कि नहीं बढ़ता। जिस तरह से सीपीआई खत्म हो गई उसके कारण से तो बढ़ता कि नहीं बढ़ता।
फटाफट गए कि कैसे आ जाती। तो उसका एक नमूना बता रहे हैं, जो बिहार आंदोलन के सिंहावलोकन में जो श्रवण कुमार गर्ग का लिखा हुआ है जो शुरू में, उसमें एक बात थी कि 17-18 फरवरी, जिसमें 18 मार्च का कार्यक्रम तय हुआ, 17-18 फरवरी को एक सम्मेलन हुआ था पूरे बिहार के छात्र नेताओं का। उसमें AISF, BSA और MCC यानी एके राय की पार्टी की SFI भी उस समूह में थी। एक मुद्दे पर जिसमें था एक मूल प्रस्ताव था, जिसमें कहा गया था कि बिगड़ती हुई आर्थिक विषमता को अपने परिवेश से हल करने के बजाय केंद्र की सरकार कभी वार्सा पैक्ट और कभी NATO संधि के देशों के पिछलग्गू बनने के दौर में है। इस तथ्य पर, इस आधार पर वो दो मैंने वामपंथी जो संगठन थे वो अलग हो गए। बाकी लोग भी जो पहले से थे वो भी उसको बदल सकते थे, और उस बात के रहते हुए भी स्थानीय इशू के कारण से अगर AISF और बाकी लोग रहते तो आंदोलन वो ज्यादा सही दिशा में जाता और जनसंघ या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अस्तित्व खत्म होता। ये है। दूसरा है कि जन RSS है कि नहीं है। RSS जैसे संगठन को किसी संगठन में बुलावे, किसी आंदोलन में बुलावे की जरूरत है? वो अंडरग्राउंड है, घुसता है, सब जगह पर घुसे रहता है। वो कम्युनिस्टों की तरह थोड़े ही है कि बुलाएंगे, संगठन में तय करेंगे तब जाएंगे। ये कूटनीति, ये स्ट्रेटजी जब तक हम लोग व्यापक आंदोलनों के साथ जुड़ने के संदर्भ में नहीं सोचेंगे, तब तक रोना रोने से फायदा नहीं है। और व्यापक आंदोलनों के संदर्भ में, स्ट्रेटजी के संदर्भ में अलग अलग राय होती हैं। उस राय में अपूर्वानंद, बिपिन चंद्र और बाकी लोगों का कहें तो उस राय में भिन्नता का, JP के स्वार्थ का, JP के भटकाव का, JP की नीयत का, JP की कुंठा का मामला नहीं है। वो मुख्य रूप से आंदोलनों के, व्यापक आंदोलनों के साथ सहभागिता का क्या स्वरूप होना चाहिए, उसको कैसे ले जाना चाहिए, उसके बारे में विश्लेषण का फर्क है। और अब तो कम से कम जिस कारण से कम्युनिस्ट लोगों का, अधिकांश लोगों का जो 74 आंदोलन के विरोध में सीधे थे, उसको फासिस्ट बोल रहे थे, उनका जो क्षरण हुआ है, उसके कारण से कम जनमानस को समझते हुए नई उदारता की जरूरत है। आज के वक्त में अपूर्वानंद और बाकी लोग, हम लोग इस फासिस्ट सरकार के खिलाफ सहयोद्धा हैं। तो उसमें ऐसी ऐसी बातें करके जिसमें विवेक नहीं है, जन आंदोलन के विवेक के प्रति असंवेदनशीलता होती है, उसकी जगह पर अभी कैसे हम लोग व्यापक ढंग से एकजुट हो सकते हैं, फासिज्म के खिलाफ कैसे मजबूत हो सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। हम ज्यादा बड़े एंटी फासिस्ट है या हम सांप्रदायिकता के ज्यादा बड़े विरोधी हैं, हम तो JP से भी ज्यादा हैं, एक कहने की जगह पर सहयोद्धा बनने की जगह विवेकपूर्ण ज्यादा से ज्यादा अच्छा हम लोग की सहभागिता बने। ये विवेक अपूर्वानंद और कुर्बान अली जी दोनों में आवे, इस अपेक्षा के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद मंथन भाई, आपने अंतिम बात बहुत